Hello students, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the risks that require the special audit consideration and evaluation of the internal control system. But before moving further, let's quickly recap our journey so far. Previously in part 1, we covered the topics audit risk, materiality and understanding the entity and its environment. In part 2, we turned our focus to the internal control. If you didn't see the part 1 and part 2, don't worry, it's okay. I will add the links in the description for you. Without wasting the time, let's jump right into the today's content. अभी हम देखते हैं फिफ्थ टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिस्क डेट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. रिस्क डेट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पार्ट है. ठीक है, देखो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में कौन से पार्ट कवर होंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंशिव ऑडिट प्रोसीजर. लेकिन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हम क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमने पहले भी देखा था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग लेना. और अभी हम बात करें रिस्क डेट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो मेथड ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, तो ये दो टॉपिक, ये सब टॉपिक हम जो डिस्कस करें वो इज़ अ पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. हमको पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांसेस कितना है. ठीक है, इसलिए हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस करें. अभी हम जो इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे वो हम क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं. अगर मैं बात करूँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इसका मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ. अगर मैं बात कर रहा हूँ इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना, उसको क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएशन करने के बाद हमको पता चलेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो ये टॉपिक बेसिकली है रिस्क डेट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट डिस्कशन, रिस्क डेट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. अभी हम ये देखते हैं, ये एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन द ऑडिटर्स जजमेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क. सिग्निफिकेंट रिस्क मतलब क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांस कितना है. कौन से ऐसे रिस्क है जो ऑडिटर कंसीडर करेगा अपनी प्रोसीजर्स में, वो ऑडिटर कैसे कंसीडर करता है. ये टॉपिक स्टार्ट करने से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज एक कंपनी है, उसको न्यू टेक्नोलॉजी परचेस करने के लिए लोन चाहिए. वो लोन बैंक से ठीक है परचेस करेगी. उससे पहले उसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए. उससे पहले उसको सैंक्शन अथॉरिटी प्रॉपर है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा ऑडिटर को. लेकिन अगर समझो लोन बड़े अमाउंट का कंपनी ने परचेस किया, ठीक है, लोन ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, तो उस लोन के लिए इंटरेस्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा. तो क्या वो इंटरेस्ट का अमाउंट पीएनएल अकाउंट जो है वहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो लोन है प्रॉपर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो हो रही है नहीं हो रही है? तो वो सब देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर की. अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी अमाउंट का लोन होगा तो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है, तो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा होगा, लोन का अमाउंट बड़ा होगा तो इंटरेस्ट भी बड़े अमाउंट का होगा. अगर वो पीएनएल अकाउंट में मैं इंटरेस्ट का अमाउंट दिखा दूँ तो नेट प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा. तो उससे क्या शेयर होल्डर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे. शेयर होल्डर उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचेंगे कि भाई इस कंपनी में बहुत ही कम अमाउंट का प्रॉफिट है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या क्रेडिटर्स लेंडर्स वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो शायद अट्रैक्ट ना हो पाए. ठीक है, तो टू अट्रैक्ट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी क्या करती है, जो डेप्ट है उसको इक्विटी दिखा देती है, जो लोन अमाउंट परचेस किया उसको क्या एज ए इक्विटी दिखा देती है. इक्विटी दिखाएगी, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट पीएनएल में नहीं आएगा तो नेट प्रॉफिट अच्छे अमाउंट से शो होगा. तो यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर्स है, क्रेडिटर्स है, लेंडर्स है, वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे. तो ये सारा खेल है. तो इसलिए रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या हो सकता है कि भाई देखो, इसलिए क्या ऑडिट एज अभी हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं. एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर सिग्निफिकेंट रिस्क. मतलब कोई छोटा मोटा रिस्क नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है. जैसे मैंने आपको बताया फाइनेंशियल रिस्क मतलब बहुत बड़ी अमाउंट का लोन लेना है तो इंटरेस्ट बड़ी अमाउंट का आएगा. तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट पीएनएल में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है. तो टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या ये रिस्क सब कंसीडर करेगा. रिस्क डेट आर द सिग्निफिकेंट रिस्क. छोटा मोटा रिस्क नहीं, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर कंसीडर करेगा.
इन एक्सरसाइज एंड जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल कंसिडर एटलीस्ट द फॉलोइंग। देखो कोई ऑडिटर जजमेंट पास करे कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट है, वो मतलब यूजुअल रिस्क नहीं है, जो बहुत सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है वो कौन सा है। अगर वो ऑडिटर जजमेंट पास करेगा उससे पहले ऑडिटर ये चीज़ें देखेगा। सपोज फर्स्ट ए, वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, वेदर द रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। अगर रिस्क इज अ रिस्क ऑफ एरर हो, गलती हो गई छोटी मोटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिकॉर्ड में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में छोटी मोटी गलतियाँ, तो इट इज़ अ रिस्क ऑफ एरर। रिस्क ऑफ फ्रॉड क्या होता है, देखो थेफ्ट बाय द एम्प्लॉय ने गलत एक्सपेंस का बिल बाहर से इशू करवा के एक्सपेंसेस बुक करवा दिया अकाउंट डिपार्टमेंट से, लेकिन वो एक्चुअली में एक्सपेंस हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो इट इज़ अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। पर्सनल एक्सपेंसेस स्टार्ट टू द पीएनएल, पर्सनल एक्सपेंसेस है जो एम्प्लॉय ने क्या चार्ज टू द पीएनएल किए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करवाए हैं पर्सनल एक्सपेंसेस। तो क्या देखो बिजनेस है, तो बिजनेस अगर बिजनेस के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, कुछ भी है, रेगुलर एक्सपेंस है, रूटीन एक्सपेंस है, तो वो सारे रिकॉर्ड करो, वो ठीक है बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन पर्सनल एक्सपेंस से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों चार्ज किए, दैट इज़ द रिस्क ऑफ फ्रॉड। क्योंकि ये सब करके एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं कि अपने पॉकेट में वो पैसे डाल देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा देते हैं कि भाई एक्सपेंस हुआ है, कैश भी कम करवा देते हैं, कैश कम होगा, एक्सपेंसेस होगा तो कैश भी कम होगा, तो कैश कम होगा, लेकिन एक्चुअली में एक्सपेंस हुआ ही नहीं, तो कैश कम कैसे हुआ, अपनी पॉकेट में गया पैसा, ठीक है, तो एम्प्लॉय के पॉकेट में पैसा जाएगा ये, तो इट इज़ अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो ऑडिटर फाइंड करेगा वेदर रिस्क इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क हुआ, ये बहुत बड़ा रिस्क है। वेदर द रिस्क इज रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट्स लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एक्सेट्रा एंड देयरफॉर रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक अटेंशन। जैसे चेंजेस इन द लॉज एंड रेगुलेशन, चेंजेस इन द एनवायरमेंट पॉलिसीज, एनवायरमेंट पॉलिसीज चेंज होगी, भाई बोला कि भाई रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइज करो, इंडस्ट्री को बोला गया, भाई कंपनी को बोला गया रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइज करो, ठीक है, एनवायरमेंट पॉलिसीज का आप फॉलो करो, तो उसकी वजह से कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर दी। अभी कंपनी ने एक बड़ी टेक्नोलॉजी के लिए उसको बड़े अमाउंट का पैसा चाहिए, फ्री में तो आएगी नहीं टेक्नोलॉजी, उसके लिए कंपनी ने लोन परचेज की। अभी लोन बड़े अमाउंट का है, इंटरेस्ट बड़े अमाउंट का आएगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिखाई देगा, तो उससे क्या है, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए ये फाइनेंशियल रिस्क जो किया उसकी वजह से पीएनएल अकाउंट में बड़ी बड़ी गलतियां हो रही है। कंपनी ने एज लोन परचेज किया लेकिन उसको इक्विटी दिखाया, इक्विटी दिखाएगा तो क्या होगा, जो पीएनएल अकाउंट में है तो वो इंटरेस्ट तो दिखाई नहीं देगा, तो नेट प्रॉफिट अच्छे अमाउंट से शो होगा, तो इन्वेस्टर क्या अट्रैक्ट होके इन्वेस्ट करेंगे, तो ये फाइनेंशियल रिस्क हुआ, ठीक है। चेंजेस इन एनवायरमेंट पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिस्क और चेंजेस इन द रिसेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग डेवलपमेंट। अभी देखो चेंज अकाउंटिंग में कैसे चेंज अमेंडमेंट आता है, एएस में, इंडेस में, ये सारे अमेंडमेंट जो आते हैं इंडेस में, एएस में, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अगर इंडेस एएस में जो अमेंडमेंट है उसकी वजह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है कि मैं उसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करूँ, तो अगर वो मुझे पता ही नहीं है मैं अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करूँ तो उसमें भी मिस्टेक आ सकती है, इसलिए बड़ी बड़ी गलतियाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है। तो बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं, ये जो भी ये है, हम रिस्क दैट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसीडर, ये हम क्यों कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई द एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हम पढ़ के गए थे अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, तो ये हमने क्यों किया, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई एंड एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस लेना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसके लिए ऑडिटर ये सब करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ, पढ़ा था ना हमने ऑडिट प्लान में, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो हम ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करें कि भाई कि ये पार्ट है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, हम ये फॉलो करें रिस्क दैट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। अभी थर्ड पॉइंट कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, तो उसका जनरल एंट्रीज क्या पास करें वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, तो उसका जनरल एंट्रीज पता नहीं होगा, तो चांसेस है बड़ी बड़ी गलतियाँ हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। वेदर द रिस्क इन्वॉल्व्स अ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज। देखो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कौन सा है, एसोसिएट है, सब्सिडरी है, होल्डिंग कंपनी है, हमारी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है, ऑडिटर पहले ये देखा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप क्या है,
होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी, एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजेक्शन हैं, कौन से ट्रांजेक्शन है, सेल्स है, परचेज है, क्या है। तो ये उसके लिए ऑडिटर जो पहले तो ऐसे 550 फॉलो करेगा रिलेटेड पार्टी का। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, जो हमने परचेज किया एक्चुअली में मार्केट वैल्यू उतना ही है। अगर मैं किसी होल्डिंग कंपनी, अगर मैं कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी से 50 लाख का रॉ मटेरियल परचेज करती है, तो क्या मार्केट वैल्यू 50 लाख की है? हो सकता है मार्केट वैल्यू 40 लाख की हो, लेकिन दोनों ने क्या किया, फ्रॉड करके 50 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया, दिखाया 50 लाख फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, परचेज 50 लाख का दिखाया, 10 लाख से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, टैक्स सेविंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कर सकती है कंपनी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ये ऐसे 550 का, टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव द फेयर प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मिसलीडिंग। ठीक है, तो ये भी रिस्क है जो ऑडिटर कंसीडर करेगा अपनी प्रोसीजर में। द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिस्क, स्पेशली दोज मेजरमेंट इन्वॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ द मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। देखो एस्टिमेट, अकाउंटिंग जो एस्टिमेट्स बनते हैं, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, ठीक है, ये सब बनते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है, सपोज कंपनी ने 50 साल का यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है, लेकिन एक्चुअली में एसेट का इतनी औकात ही नहीं है कि 10 साल तक वो टिक पाए। ठीक है, एसेट की इतनी औकात ही नहीं 50 साल तक टिक पाए, इसकी औकात ये 10 साल तक वो एसेट टिक पाएगी या वो अपना परफॉर्मेंस देगी। तो एंटिटी ने 50 साल एसेट का यूजफुल लाइफ लिया, तो उसकी वजह से क्या, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस का अमाउंट कम दिखाया, तो नेट प्रॉफिट अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ नेट प्रॉफिट अच्छा दिखाने की वजह से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम लिया, 50 साल का यूजफुल लाइफ, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट अच्छा दिखेगा। इन्वेस्टर अट्रैक्ट, वरना अपोजिट भी कर सकती है, एसेट का औकात है 50 साल का लेकिन दिखाया 10 साल की, तो क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज़्यादा दिखा दिया। ठीक है, नेट प्रॉफिट कम होगा, टैक्स सेविंग्स होगी, तो ये भी हो सकता है। तो डिग्री ऑफ, देखो जजमेंट, मतलब मैनेजमेंट ने जानबूझकर नहीं किया होगा तो भी जजमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा, तो ये भी रिस्क है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियाँ हो, क्योंकि एसेट के यूजफुल लाइफ के कम ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम ज़्यादा दिख सकता है, नेट प्रॉफिट कम ज़्यादा दिख सकता है। मतलब वो एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो एक मिसस्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर देखो ऑडिटर है तो ऑडिटर का मेन पर्पस क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू एंड फेयर। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं वो ट्रू एंड फेयर है, लेकिन अगर ये यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के जजमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम ज़्यादा होगा ड्यू टू द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये हमको चीज़ समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। देखो ये हम जो प्रोसीजर्स करें वो क्या है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, लेकिन आगे क्या होगा पता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है, टू आइडेंटिफाई द एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा अमाउंट का लोन ले लिया है, फाइनेंशियल रिस्क हो गया है, ठीक है, तो मैं कंपनी में एज ए ऑडिटर मैं कंपनी में देखूंगा कि भाई लोन का अमाउंट प्रॉपर सेंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, बैंक ने प्रॉपर अमाउंट सेंक्शन किया है कि नहीं है, लोन की जो सेंक्शन अथॉरिटी वो प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, लोन के लिए प्रॉपर सेंक्शन अथॉरिटी है कि नहीं है, क्या बोलूँ, इंटरेस्ट है, लोन और इंटरेस्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर दिखाई गए या नहीं दिखाई गए, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अच्छी तरह से लिया है कि नहीं लिया बिफोर द ऑब्टेनिंग द लोन, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, मुझे पता चला फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा है, तो लोन और इंटरेस्ट का मुझे चेकिंग अच्छी तरह से करना पड़ेगा, इसमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। ऑडिटर ने ये खाली आइडेंटिफाई किया कि भाई लोन और इंटरेस्ट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो सकता है, मतलब इसने अभी तक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में वो अच्छी तरह से प्रोसीजर कैसे करेगा, बाद में जाके वो करेगा, तो मतलब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हो गया कि भाई सेंक्शन प्रॉपर हुआ है कि नहीं है, प्रॉपर अथॉरिटी है कि नहीं है, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लिया है कि नहीं है, तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का पार्ट हो गया, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट हुआ। ठीक है, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट हुआ। अभी हम फिलहाल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। Whether the risk involves significant transaction data outside the normal course of the business for the entity or that otherwise appear to be unusual। देखो नॉर्मल कोर्स रूटीन ट्रांजेक्शन होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में जो रूटीन ट्रांजेक्शन है, परचेज, सेल्स, प्रोवाइडिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट टू द कस्टमर्स, परचेज फ्रॉम द वेंडर्स ऑन क्रेडिट, तो ये क्या होता है, ये डे टू डे ट्रांजेक्शन है, रूटीन ट्रांजेक्शन है। तो उसमें
फ्रॉड नहीं होता। अगर अगर मैं बोलूँ कि मैं रेगुलरली परचेस करता रहा वो सप्लायर से 5 रुपये की चीज़, ठीक है, पर आइटम 5 रुपये की थी, पर यूनिट 5 रुपीज़ थे, लेकिन अचानक ऑडिटर ने जब देखा तो एक बिल दिखाई दिया, उसी सप्लायर से वो अमाउंट परचेज किया पर यूनिट 7 रुपीज़, तो अचानक 2 रुपये का प्राइस कैसे बढ़ गया? तो ये क्या हुआ? सिग्निफिकेंट डेटा आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस डेट और अपीयर्ड अनयूजुअल है। पहले 5 रुपये की चीज़ परचेज करता था, अभी 7 रुपये का क्यों? तो उसमें कुछ फ्रॉड तो नहीं है, तो ऑडिटर वो चेकिंग करेगा। तो ये क्या हुआ? ये तो इसका रिस्क कितना है? अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हैं, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे असेट परचेज किए, असेट सेल किए, तो ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलरली देखो, रूटीन ट्रांजेक्शन क्या है? रेगुलरली एज पर द मार्केट टर्म्स वैल्यू एट विच द कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट या परचेज इज प्रोडक्ट, ठीक है। पहले रेगुलरली मैं चीज़ सेल करता था 10 रुपये की, लेकिन अभी सेल का प्राइस सीधा 15 रुपये, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? सेम टू सेम सप्लायर को हम, सेम टू सेम कस्टमर को हम 15 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है? तो रेगुलर टर्म्स में नहीं है, मार्केट टर्म्स में हमने सेल नहीं किया, तो इसमें भी फ्रॉड। तो ऐसे आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स क्यों करते हैं? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, टू कंसील द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट, ठीक है। ज़्यादा परचेज का अमाउंट दिखा के कैश स्टोरी कर लेना, तो मिस एप्रोप्रिएट द एसेट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर या टू सेव द टैक्स, ठीक है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओ, अट्रैक्ट करो इन्वेस्टर को, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कम प्रॉफिट दिखाओ, टैक्स सेविंग करो, ठीक है, टैक्स बचाओ, ठीक है। तो ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसलिए किया जाता है। आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रिस्क। देखो, सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ्टन रिलेट टू द सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस और जजमेंटल मैटर्स। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, फिजिकल इन्वेंटरी टेकिंग करना। तो ये क्या हुआ? ये नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस है। कैसे भाई? हम सेल परचेज रेगुलरली करते हैं, और ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालना और फिजिकल इन्वेंटरी टेकिंग करना, ठीक है, 31 मार्च को स्टॉक टेकिंग होता है, तो ये सब नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस हैं। तो इसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है? मान लो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मैंने 15 साल लिया है, ज़्यादा ले लिया मैंने यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, नहीं, मैंने 15 साल लिया, लेकिन एसेट की औकात कितनी है? 20 साल की। मैंने 15 साल का यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट लिया है, तो ये क्या? जजमेंट अनसर्टेनिटी हुई, एस्टीमेट मैंने लगाया वो गलत लगाया, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अमाउंट आएगा गलत आएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट, ठीक है। 20 साल की यूजफुल लाइफ एसेट में डेप्रिसिएशन कितना आता है, और 15 साल की यूजफुल लाइफ एसेट में डेप्रिसिएशन कितना आता है, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो इसलिए एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, जो रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हम क्या? नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क हम इसको बोलेंगे। तो नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस आर द ट्रांजेक्शन डेटा अनयूजुअल ड्यू टू साइज और नेचर एंड देयरफॉर अकर इनफ्रीक्वेंटली, सेल्स, परचेज, प्रोवाइडिंग गुड्स टू द कस्टमर्स, परचेजिंग गुड्स फ्रॉम द वेंडर्स। तो ये क्या हुआ? अकर फ्रीक्वेंटली। लेकिन अगर बोले डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, फिजिकल इन्वेंटरी टेकिंग करना, डेटर्स से बैलेंस कंफर्मेशन करना, ऑडिटर के लिए डेटर्स के बैलेंस कंफर्मेशन करना, तो ये सब क्या हुआ? नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन हुआ। लेकिन ये ऑडिटर के लिए नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन हुआ, डेटर्स का बैलेंस कंफर्मेशन करना। हम एंटिटी की बात करें तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना, टेकिंग फिजिकल इन्वेंटरी, तो ये क्या हुआ? ये नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन फॉर द एंटिटी। सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स में इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर विच देयर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। अकाउंटिंग एस्टिमेट यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मुझे 20 साल लेना था, लेकिन मैंने 15 साल लिया है, तो ये क्या हुआ? एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। Significant risks are the inherent risks with both a higher likelihood of the occurrence and a higher magnitude of the potential misstatement, ठीक है। रिस्क सिग्निफिकेंट है, अगर फाइनेंशियल रिस्क बहुत बड़ी अमाउंट का लोन परचेज किया, उसका अमाउंट इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट हुआ। तो इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है कि भाई बड़ी बड़ी गलतियाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकती है। मैंने इंटरेस्ट बुक नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर मैं इंटरेस्ट बुक करता तो नेट प्रॉफिट कम हो जाता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट कम होता तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होते, वो इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो मैंने इंटरेस्ट का अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने डेप्ट एज अ लोन को एज अ इक्विटी दिखाया, लोन को एज अ इक्विटी दिखाया, तो ये क्या हुआ? सिग्निफिकेंट रिस्क हुआ ना। तो सिग्निफिकेंट लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड हायर मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिसस्टेटमेंट गलतियाँ होने का चांसेस है। द ऑडिटर असेस द assertions significant as a higher inherent risk. The following are the significant risk. Risk of material misstatement due to fraud.
ठीक है। मैंने जो लोन परचेस किया है, उसको मैंने जो इंटरेस्ट है वो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि दिखाता तो नेट प्रॉफिट कम दिखता, तो इन्वेस्टर अट्रैक्ट नहीं होते। तो ये क्या फ्रॉड किया मैंने, एक्सपेंस का गलत अमाउंट का बिल या गलत बिल जो है, एक्चुअली में वो एक्सपेंस हुआ ही नहीं है। एक्चुअली में वो एक्सपेंस क्या, वो जो ट्रांजेक्शन है वो हुआ ही नहीं है। मैंने एक्सपेंसेस का फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करके बिल इशू करवा दिया अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, उसको इशू करवा दिया और एंट्री पास करवा दी। तो ये क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड किया है। सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी। देखो इसका एग्जांपल हम बोलते हैं परचेज ऑफ द गुड्स एट हायर वैल्यू देन द मार्केट। हमने रिलेटेड पार्टी से कोई चीज़ परचेज की है एट अ हायर वैल्यू देन दी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में वो 40 लाख की अमाउंट है, लेकिन हमने उससे 50 लाख में परचेज किया। क्यों? क्योंकि फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस है। वो 10 लाख ज़्यादा है, हमने क्यों उसको पे किया? जैसे वो दूसरे सप्लायर्स को, वो दूसरे कस्टमर्स को, जो रिलेटेड पार्टी है जिससे हमने परचेज किया, वो दूसरे कस्टमर्स को वो चीज़ 40 लाख की दे रहा है, लेकिन हमको ये क्यों 50 लाख की दे रहा है? ठीक है, तो ऑडिटर वो भी देखेगा। तो इट इज़ ट्रांजेक्शन डेट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या होता है आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस? परचेज एंड सेल ऑफ द एसेट। उसके ऊपर भी चेकिंग करनी चाहिए, प्रॉपर टाइटल डीड्स वगैरह सब चेक करने चाहिए, किसी के नाम पे रजिस्टर हो रहे हैं। परचेस किया है तो हमारे नाम पे रजिस्टर हो रहे हैं कि नहीं, और कंपनी के नाम पे टाइटल डीड्स रजिस्टर हो रहे हैं कि नहीं, सब देखना पड़ेगा। तो ऑडिटर से भी ये करता है भाई सिग्निफिकेंट रिस्क क्या है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड वो सिग्निफिकेंट रिस्क है, लेकिन रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू एरर वो सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क विद द रिलेटेड पार्टीज डेट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बाहर रिलेटेड पार्टी और बाहर वाले को भी, थर्ड पार्टी को भी 40 लाख का माल दे रही है, वो एज अ रिलेटेड पार्टी हमको भी 40 लाख का दे रही है। तो ये क्या हुआ, ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, सिग्निफिकेंट रिस्क हमने ये देख लिया। अभी 5.2 में क्या टॉपिक है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर द सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस। देखो मटेरियल स्टेटमेंट है, लेकिन रूटीन ट्रांजेक्शन के लिए ज़्यादा नहीं होगा, मटेरियल बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं होगी। लेकिन अगर नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स हैं जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, उसके लिए मटेरियल बड़ी बड़ी गलतियाँ होने वो ज़्यादा होगी। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में भी ग्रेटर फॉर द सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस अराइजिंग फ्रॉम द मैटर सच एज। देखो ये मैटर्स दिए हुए हैं, एग्जांपल ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट ने बोला अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि तुम ये ट्रीटमेंट करो, ये एंट्री करो, तो उसमें एक्चुअली में शायद वो बिल रेज भी नहीं हुआ हो, ऐसे एक्सपेंस डलवा रहा हो, तो ये क्या हुआ, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है। ठीक है, मैनेजमेंट कभी कभार वो क्या बोलते हैं, ऐसा करवाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, तो ये क्या हो गया, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, जिससे बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांसेस है। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ज़्यादा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होंगी तो ठीक है, डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ज़्यादा ड्यूटीज़ होंगी। जैसे सीनियर अकाउंट्स मैनेजर है, वो ऑथराइज करेगा कैशियर को कि भाई तुम एक काम करो, तू जो एम्प्लॉय आया है जो जिस एक्सपेंस के लिए, तो उसको पेमेंट कर दे। सीनियर अकाउंट मैनेजर कैशियर को बोलेगा कि एक एम्प्लॉय आने वाला है तो उसको पेमेंट कर देना, पेटी कैश वाउचर में साइन करवा देना। तो ऑथराइज किया है तो अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑथराइज नहीं किया हो, कैशियर ने ऐसे ही किसी एम्प्लॉय को, किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया, पेटी कैश वाउचर में साइन करवा दिया, तो उसमें चांसेस है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है, तो ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन है फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड हो एनवायरनमेंट तो ठीक है, लेकिन अगर कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट नहीं है तो मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है तो ह्यूमन एरर पॉसिबिलिटी है। ठीक, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जैसे अमालगमेशन, मर्जर, ये सब किया तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उसमें गलतियाँ हो सकती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो नेचर ऑफ द नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट द इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन का नेचर ही ऐसा है, एंटिटी को डिफिकल्ट हो जाता है कि उस रिस्क को कंट्रोल कैसे करो, बड़ी बड़ी गलतियाँ उसको मैं कंट्रोल कैसे करूँ। तो बेसिकली था ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसिंग ग्रेटर फॉर द नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस। 5.3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसिंग ग्रेटर फॉर द सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। देखो जजमेंट मैटर्स मतलब देखो सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स हैं, जैसे अकाउंटिंग एस्टीमेट को
हम यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट है उसको एस्टिमेट कर दिया मैनेजमेंट, तो ये जजमेंटल मैटर है। तो इसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, इट माइट बी अ रॉन्ग एस्टिमेट कि भाई यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट 15 साल हो 20 साल हो, तो इट माइट बी अ रॉन्ग एस्टिमेट। एक्चुअली यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट 10 साल हो 20 साल हो 40 साल हो। तो इसलिए रिस्क ऑफ मटेरियल में भी ग्रेटर फॉर द सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स that require the development of the accounting estimate arising from the matters such as accounting principles for the accounting estimates or the revenue recognition may be subject to differing the interpretation। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलती है और मैनेजमेंट क्या इंटरप्रिटेशन निकालती है, तो ये डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। अगर मैनेजमेंट ने कुछ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन कर दिया, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एज पर रिलेवेंट इंडेक्स वो निकालना है, लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ एस्टिमेट और ही कर दिया, तो इसलिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। रिक्वायर्ड जजमेंट मे बी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर एजम्पशंस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जजमेंट अबाउट द फेयर वैल्यू। अभी मैनेजमेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स या वैल्यूएशन ऑफ द लायबिलिटीज, वैल्यूएशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ द अदर आइटम्स, तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या यूज़ करती है, एक्सपर्ट। तो वो एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। उस एक्सपर्ट को क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। तो वैल्यूएशन का रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। वैल्यूएशन में अनसर्टेनिटी आ सकती है, वो पता नहीं एक्सपर्ट ने जो वैल्यूएशन किया है वो किस बेस पे किया है। अनसर्टेनिटी तो अमाउंट तो डिफर होगा, एक्चुअल वैल्यूएशन हम करने जाएँ तो कोई और अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में वो करेक्ट है या नहीं है, तो ये वैल्यूएशन में अनसर्टेनिटी आ सकती है कि वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए उसकी अनसर्टेनिटी है। तो ठीक है, ये सारा था प्रोसीजर्स जो रिस्क डेट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। ये हम बताएंगे अभी इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। 6.6 टॉपिक इज ऑफ द चैप्टर 3 इज इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो ये हम पहले क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसके बेस पे हम क्या निकालते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगा तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स मेरी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स वो हम बाद में देखेंगे, इसके बाद का टॉपिक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक क्या स्पेसिफिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का टॉपिक है। इसमें हम इवेल्युएट करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कि जो कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बताया एक्चुअली में वो परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हम क्वेश्चंस करेंगे, एंटिटी के आंसर्स जानेंगे, वो हम बढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी जो इस टॉपिक में है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों किया जा रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड करने के लिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्यों किया जा रहा है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए। हमने पहले पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड दिस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल रिस्क डेट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। और तीसरा अभी हम पढ़ेंगे ये जो है इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। ये सब किया, उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बड़ी गलतियाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने के चांसेस कितने हैं। फिर हमने लगाया फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वो लगा कि हम डिटेक्शन रिस्क रिड्यूस करेंगे और ऐसे ही हम ऑडिट रिस्क रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। ये टॉपिक है पूरा। अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑडिटर ये क्यों करता है, क्योंकि द ऑडिटर नीड्स द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द अकाउंटिंग सिस्टम इज एडेक्वेट एंड दैट ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच शुड बी रिकॉर्डेड हैज इन फैक्ट बीन रिकॉर्डेड। इंटरनल कंट्रोल नॉर्मली कंट्रीब्यूट्स टू सच एश्योरेंस। ऑडिटर ये सब क्यों करता है, इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, कि भाई अकाउंटिंग सिस्टम एडेक्वेट है। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब ये सीनियर अकाउंट्स मैनेजर है, उसके नीचे आएगा सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट, कैशियर। अब मैं सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या देखा कि भाई मशीनरी ख़राब हो गई है, एक मशीनरी ख़राब हो गई है तो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाने के लिए उसने एम्प्लॉय को बोला कि जा तो कैशियर के पास जा और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इतना खर्चा है 5,000 6,000 वो लेके आ। तो रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एम्प्लॉय कैशियर के पास गया कि भाई मुझे 5,000 6,000 या समथिंग, हम एग्जैक्टली 5,000 वो मांगने आया था कैशियर के पास। कैशियर अमाउंट ऐसे ही दे देगा एम्प्लॉय को कि ले तू बोल रहा है 5,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, इस वाउचर पे साइन कर और तू लेके जा। नहीं, कैशियर ऐसे ही अमाउंट नहीं दे देगा, क्योंकि कैशियर जो है कैशियर को ऑथोराइज करेगा सीनियर अकाउंट मैनेजर, उसके बाद ही कैशियर पेमेंट करेगा एम्प्लॉय को। सीनियर अकाउंट मैनेजर ऑथराइज करने से पहले कंफर्मेशन लेगा प्रोडक्शन मैनेजर से कि भाई एक्चुअली में मशीनरी ख़राब हुई है कि नहीं हुई है, मुझे बताओ एक्चुअली में मशीनरी ख़राब हुई है
तो उसके लिए कितने अमाउंट का खर्चा है, ठीक है। और सप्लायर ऑफ सर्विसेज कौन है, जो अपनी सर्विसेज दे रहा है, मशीनरी ठीक करके देगा, वो इंसान कौन है, वो पर्सन कौन है, वो सब सीनियर अकाउंट मैनेजर पहले कंफर्म करेगा प्रोडक्शन मैनेजर से, उसके बाद ही ऑथराइज करेगा कैशियर को कि भाई एक काम करो, अभी तुम इस जो एम्प्लॉय आ रहा है अमाउंट लेने के लिए, तो उसको अमाउंट पे कर दे, ठीक है, वो वाउचर पे साइन करवा दे। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एवेल्यूशन करके हमको पता चला कि भाई रीजनेबल एक्शन द अकाउंटिंग सिस्टम इज एडेक्वेट है, मतलब ऑथराइज कोई और बंदा कर रहा है, पेमेंट कोई और बंदा करेगा, और अकाउंटिंग एंट्री कोई और बंदा पास करेगा, तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हुआ, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हुआ तो फ्रॉड होने के कम चांसेस है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा वो रिलायबल एंड एक्यूरेट बनेगा। रीजनेबल एक्शन द अकाउंटिंग सिस्टम इज एडेक्वेट दैट ऑल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच शुड बी रिकॉर्डेड एज इन फैक्ट बीन रिकॉर्डेड, मतलब एक्चुअली में वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, इकोनॉमिक इवेंट्स हुआ है, उसके बेस पे वो करेक्ट मैटर है, वो रिकॉर्ड हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनफैक्ट विच शुड बी रिकॉर्डेड हैज़ बीन रिकॉर्डेड, विच शुड बी रिकॉर्डेड हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो रिकॉर्ड होनी चाहिए वही हुई है, ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स ऑफ द इवेल्यूशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल टू द ऑडिटर। बेनिफिट्स कौन से हैं, जल्दी से बढ़ते हैं। रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल will be enable the auditor to know whether the error and the frauds are likely to be located in the ordinary course of operation of the business. Suppose मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, परचेस मैनेजर है, परचेस मैनेजर है क्या है, कोटेशन अप्रूव करेगा, ठीक है। कोटेशन कौन से हैं, सपोज एक कोटेशन है सप्लायर 2 का, जो हमको माल देगा, जो कंपनी को माल देगा 2.5 लाख रुपए में, लेकिन परचेज मैनेजर का एक रिलेटेड सप्लायर है, सप्लायर 1, जो कंपनी को मालूम नहीं है, लेकिन वो कितने में माल दे सकता है, 2 लाख रुपए में। सप्लायर 1 कितने में माल दे सकता है, 2 लाख रुपए में। तो परचेज मैनेजर ने क्या बोला कि भाई सप्लायर 1 तो मेरा रिलेटेड है, एक काम करता हूँ मैं उसके साथ कुछ अरेंजमेंट कर देता हूँ, मैं उसको बोल देता हूँ भाई सप्लायर 1 तू मुझे माल 2 लाख में नहीं, तू 2,20,000 में देगा, तू ज़्यादा अमाउंट लगा ले, तू कोटेशन 2,20,000 का बनाएगा, ठीक है। वैसे भी सप्लायर 2 2.5 लाख रुपये का माल दे रहा है, ठीक है, तू तो उससे कम ही माल देगा, वो सप्लायर 2 2.5 लाख में देगा, तू 2,20,000 में देगा, फिर भी 30,000 कम है, तो तेरा कोटेशन पास हो जाएगा, ठीक है। तू 2 लाख का माल 2,20,000 में देगा, तो 20,000 हम दोनों शेयर कर देंगे। एक काम करना, 20,000 में से 5,000 मुझे देना, 15,000 तू रख लेना, 20,000 में से 10,000 मुझे दे देना, 10,000 तुम रख लेना, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसा कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करते हैं। तो ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस क्यों किया, क्यों उसको बेनिफिट मिला पैसे का, और 2,20,000 है, 2,20,000 सप्लायर 2 2,50,000 का देगा, लेकिन ये 2,20,000 में इसका कोटेशन अप्रूव होगा, फिर भी 30,000 कंपनी का फ़ायदा हुआ, तो कंपनी तो हाई बोलेगी कि नहीं प्रॉपर क्वालिटी का माल है, 2,20,000 में मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं, कोटेशन सप्लायर 1 का पास कर लेते हैं, तो 30,000 कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में 20,000 का मिसस्टेटमेंट हो रहा है। कैसे, मार्केट वैल्यू है 2 लाख की, लेकिन बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है 2,20,000 का। अभी परचेज बिल जो इश्यू करेगा सप्लायर, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पेमेंट इसको कितने का मिलेगा, 2,20,000 का, लेकिन मार्केट वैल्यू देखी जाए तो उस गुड्स की वैल्यू है 2 लाख रुपए, तो 20,000 रुपये की गलती हुई, ठीक है। तो ये गलतियाँ हो सकती है ड्यू टू फ्रॉड। तो ये ऑडिटर यही देखेगा कि वेदर एरर एंड फ्रॉड आर लाइकली टू बी लोकेटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। परचेस मतलब परचेस का कंट्रोल देखा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ ना, तो इसमें एरर और फ्रॉड है कि नहीं है वो देखेगा। वेदर एन एडेक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन यूज एंड ऑपरेटिंग इज प्लान बाय द मैनेजमेंट। प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम में मतलब ऐसा नहीं एक डिपार्टमेंट में 2 कंट्रोल है, क्या उसको बढ़ाने चाहिए, 3 कंट्रोल चाहिए, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है। एडेक्वेट है मतलब कंट्रोल्स कोई मिस तो नहीं हो रहा है, एक कंट्रोल ज़्यादा लगाना चाहिए था। वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज ऑपरेटिंग, ऑडिट डिपार्टमेंट इफेक्टिव है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का इफेक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को वेरीफाई करेगा वो कैसे ऑपरेट हो रही है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली ऑपरेट हो रही है, थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्स वगैरह इश्यू किए गए या नहीं किए, सब कुछ प्रोसीजर्स वो देखता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल दिखता है, कौन देखता है, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। वेदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो एक्सटर्नल ऑडिटर को हेल्प हो जाएगी, उसकी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़ जो है उसको वेरीफाई करेगा। उसकी ड्यूटीज़ अच्छी तरह से होंगी तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा दिखाई देगा, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर कम लगाएगा। वेदर एनी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैज़ अ बियरिंग ऑन द वर्क, फॉर एग्जाम्पल द कंट्रोल ओवर द वर्कर रिक्रूटमेंट एनरोलमेंट इज बिग, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ डमी नेम्स बीइंग इंक्लूडेड इन द वेज शीट। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल
मतलब देखो डमी नेम्स वर्कर्स के डाल दिए हैं, मतलब वो पेमेंट किसी को जा रहा है, ऐसे ही डमी नेम्स डाल दिए, फेक पर्सन इंक्लूडेड इन द वेस्ट शीट। एक्चुअली में एक्सपेंस वो हो ही नहीं रहा है, एक्चुअली में वो एक्सपेंस हो ही नहीं रहा, वो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस। तो ऐसे फ्रॉड हो सकता है कि वेस्ट शीट में हम मतलब क्या है सैलरीज या वेजेस हम डमी नेम्स हम इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो पीएनएल में तो वो वेजेस या सैलरीज तो दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है, इस जो नेम्स दिए हैं वो नेम्स को पैसा जा ही नहीं रहा है वेजेस का, वो एक्चुअली में वर्कर ही नहीं है, तो उसको पैसा कैसे मिलेगा? पैसा ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, कैश या बैंक रिड्यूस हो रही है, लेकिन वो पैसा कहीं और ही जा रहा है, डमी नेम्स इंक्लूड है। तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट है, गलती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल देखेगा कि प्रॉपर वेज शीट है कि नहीं है, वेज शीट जो बनाई गई है सैलरी रजिस्टर वेज शीट, तो उसमें डमी नेम्स फेक पर्सन तो नहीं है ना, वो देखना ज़रूरी है। ऑडिटर वो अंदाज़ा लगा लाइकलीहुड ऑफ द डमी नेम्स इन द वेज शीट, वेदर द कंट्रोल्स एडेक्वेट सेफगार्ड द एसेट। देखो अगर कैशियर है जो पेमेंट करने वाला रिपेयर मेंटेनेंस, मैंने आपको बोला था मशीनरी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो कैशियर जो पेमेंट कर रहा था, अगर उसके ऊपर ऑथोराइज नहीं रखा जाए तो हो सकता है वो कैशियर एम्प्लॉय को ऐसे ही अमाउंट दे दे और क्या फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करे, गलत एक्सपेंसेस का बिल इशू करवा दे थर्ड पार्टी से और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दे और उसको अमाउंट दे दे, तो ये थेफ्ट ऑफ द कैश हो गया, ठीक है। लेकिन सीनियर अकाउंट मैनेजर ने उसके ऊपर ऑथोराइज रखा था, इसलिए कैशियर ने क्या प्रॉपर ड्यूटीज निभाई थी, प्रॉपर कंट्रोल्स परफॉर्म किए गए थे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर इंटरनल चेक्स नहीं होता तो कैशियर एम्प्लॉय और थर्ड पर्सन गलत बिल इशू करवा के पैसा उठा लेते कंपनी में से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखा देते, ठीक है। तो ये कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्ड द एसेट। अगर इंटरनल चेक्स सीनियर अकाउंट मैनेजर देखता नहीं कैशियर को, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करता, तो एसेट का सेफगार्ड होता नहीं, कैश की चोरी हो जाती। तो एसेट कैश क्या है, कैश एक एसेट है, ठीक है, वो चोरी हो जाती है, उसका सेफगार्ड नहीं होता, ठीक है। तो कंट्रोल्स है इंटरनल चेक्स है, क्योंकि सीनियर अकाउंट मैनेजर ने वो देखा है, तो इसलिए वो कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्ड द एसेट। हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इज फंक्शन इन सो फार एज द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कंसर्न। देखो किसी ट्रांजेक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसका करेक्टली रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अगर कोई बंदा जनरल एंट्री पास करा है तो उसके ऊपर भी चेकिंग रखा गया है, वर्क ऑफ वन पर्सन मस्ट बी चेक्ड बाय द अनदर पर्सन and should be checked by another, whether the work of one person is checked by another person, and single person is not allowed to perform the entire transaction from the origin to its end, ठीक है। तो अगर ये बोला है कि भाई इसमें फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन ट्रांजेक्शन्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट होगी, ट्रीटमेंट इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रांजेक्शन्स का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट गलत रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मुझे पता नहीं जनरल एंट्रीज क्या होगी इसकी, तो कैसे वो एंट्रीज पास होती है ऑर्गेनाइजेशन में। भले फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन एरर का तो चांस है, फ्रॉड नहीं है तो एरर तो है, फ्रॉड या एरर कोई भी हो, लेकिन बड़ी बड़ी गलतियाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख तो रही है। एरर है कोई बात नहीं, फ्रॉड नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एरर है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बड़ी बड़ी गलतियाँ दिख रही है, हाँ एरर की वजह से है, तो ये भी एक मैनेजमेंट को देखना है। हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, देखो इंटरनल रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं, जैसे अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाई दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, लेकिन एक्चुअली में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% है ही नहीं, लेकिन वो क्या फेक रेवेन्यू जनरेट करके जीपी मार्जिन 20%, उनको परफॉर्मेंस टारगेट दिया होता है आपको जीपी मार्जिन 20% अचीव करना है मैनेजमेंट को, तो उसने क्या फ्रॉड किया, फेक रेवेन्यूज बढ़ा दिए, एक्सपेंसेस कम कर दिए, इससे क्या जीपी मार्जिन 20% दिखा दिया। टारगेट अचीव और नॉट इन दी ऑपरेशंस, वेदर एक्चुअली टारगेट इज नॉट अचीव, लेकिन फिर भी दिखा दिया जीपी मार्जिन 20%, तो ये क्या है, इंटरनल रिपोर्ट्स गलत है। तो वही देखना हाउ रिलायबल द इंटरनल रिपोर्ट्स, हाउ रिलायबल द रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स टू द मैनेजमेंट। एक्सटेंड एंड डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन डेट ही नीड्स टू कैरी आउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ द अकाउंटिंग। अभी ये सब रिव्यू करके इंटरनल कंट्रोल का ऑडिटर को क्या बेनिफिट है कि मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कितनी लगेंगी। एक्सटेंड एंड द डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन डेट ही नीड्स, मुझे पता चला कंपनी ने बड़ी बड़ी अमाउंट का लोन लिया है फाइनेंशियल रिस्क के, तो उसके लिए मुझे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बड़ी बड़ी मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है, बड़ी बड़ी गलतियाँ कहाँ हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तो लोन और एक इंटरेस्ट, ये दोनों का एक मुझे इंटरनल कंट्रोल देखना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना पड़ेगा। मैं अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिस्क्राइब करूँगा, कौन सी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंशिव ऑडिट प्रोसीजर्स।
extent and depth of the examination that he needs, extent of further audit procedures. Next point, what would be the appropriate audit technique and the audit procedures in the given circumstances. मतलब मुझे अगर डेटर्स का वेरीफाई करना है बैलेंस कंफर्मेशन, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सी ऑडिट टेक्निक और ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा. सिंपल, व्हाट आर द एरियाज वेयर द कंट्रोल इज वीक एंड वेयर इट इज एक्सेसिव. ठीक है, कंट्रोल इज वीक, अगर कोई एरिया है, परचेस मानो परचेस में कंट्रोल वीक है, ठीक है, परचेस मैनेजर फ्रॉड कर रहा है, सप्लायर के साथ मिलके गलत कोटेशन पास करवा रहा है, ठीक है, कमीशन ले रहा है, तो ये परचेस मैनेजर जो गलत बिल इशू करवाता है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट से कैश जाता है वो सप्लायर को, फिर दोनों सप्लायर और परचेस मैनेजर शेयर करते हैं, तो ये क्या हो, कंट्रोल वीक है, तो मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है और सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर ज़्यादा लगानी पड़ेगी. कंट्रोल इज एक्सेसिव, अच्छा है तो भाई ठीक है, कंट्रोल अच्छा है तो भाई हम क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स मॉडरेट कर देंगे. लो तो नहीं करेंगे क्योंकि हमको रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो परचेज और सेल्स के बारे में हमने बोला है भी, वेदर सम वर्थवाइल सजेशंस कैन बी गिवन टू इम्प्रूव द कंट्रोल. कंट्रोल मुझे इम्प्रूव करना है, ठीक है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है, उसको मुझे क्या सजेशन देना पड़े. एज ए ऑडिटर मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या सजेशन दूंगा, जैसे कि वो सजेशन को इम्प्लीमेंट करे और अपना कंट्रोल जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्रूव करे. ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स थे, ठीक है, ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. उसके बाद हम देखते हैं फॉर्मूला द ऑडिट प्रोग्राम आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल. देखो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड दिस एनवायरनमेंट और अंडरस्टैंड किया इंटरनल कंट्रोल, उसके बाद फॉर्मुलेट करेगा ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम का. ऑडिट प्रोग्राम देखो क्या होता है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल. पहली बात तो मैंने इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंड किया तो मुझे पता चला एफिशिएंट या इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि नहीं है. अगर है कि नहीं है उसका जवाब मुझे मिलेगा येस और नो में. उसके बाद ही मैं अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करूँगा. ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर. Auditor can formulate his entire audit program only after he has satisfactory understanding of the internal control system. मुझे ऑडिट प्रोग्राम डिसाइड करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में क्या लगाऊं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है कि नहीं करना है, वो उसके पहले मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी करना पड़ेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर है कि नहीं है, उसके लिए मैं ये अंडरस्टैंडिंग लेता हूँ ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए. ऑडिट प्रोग्राम बिकम अननेसेसरली हैवी एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट मे बी ऑल टुगेदर लॉस इन मास एंट्रीज एंड वाउचर्स. मतलब अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे पता चला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, तो अपनी मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कम कर दूंगा, मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कम कर दूंगा. ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर्स एंट्रीज मैं थोड़े कम देखूंगा, टेस्ट टेकिंग लगाऊंगा तो एक रीजनेबल लेवल होगा. लेकिन अगर मैंने अंडरस्टैंड ही नहीं किया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, मैं ऐसे ही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, तो ऐसे वाउचर्स देख रहा हूँ, एंट्रीज देख रहा हूँ, तो ये एक मोनोटोनस प्रोसेस हो जाएगा. सेल्स बिल मैं ऐसे 100% सेल्स बिल चेक कर रहा हूँ, परचेस बिल चेक कर रहा हूँ, सब कुछ चेक कर रहा हूँ. ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं कंट्रोल सिस्टम कैसा है, तो मैं ऐसे कैसे सारे के सारे बिल चेक करूँ. मुझे पता होगा कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो मैं अपनी चेकिंग कम कर दूंगा, 60% सेल्स बिल देखूंगा और मटेरियल ट्रांजेक्शन देखूंगा. लेकिन मैं सारे के सारे ये मोनोटोनस प्रोसीजर कर रहा हूँ. हो सकता है जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं तब हमारा दिमाग स्टक हो गया और इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे बड़ी बड़ी गलतियाँ हो सकती है वो हमारे ध्यान से निकल गई हो चेकिंग के टाइम. ठीक है, चेकिंग के टाइम इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से निकल गई, और जब हमारा माइंड फ्रेश है तब हम ऐसी प्रोसीजर्स लगा रहे हैं कि वो यूजलेस प्रोसीजर्स हैं. हमारा माइंड फ्रेश है तब हम कुछ ऐसा देख रहे हैं कि भाई वो कुछ काम का ही नहीं है, उसमें बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का चांस ही नहीं, और जिसमें बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का चांस है वो हम नज़रअंदाज करें, वो हम उस चीज़ को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो वेदर द सिस्टम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन. ये भी देखना चाहिए कि सिस्टम वो बोल रहे हैं कि भाई परचेस का कंट्रोल ऐसा है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, ऐसा वो ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि परचेस सेल्स प्रोडक्शन ये सब सारे डिपार्टमेंट्स के कंट्रोल्स हैं, फ्लो हमको बताया है कि भाई ऐसे कंट्रोल सब हो रहा है बराबर. एक्चुअली में वो सिस्टम एक्चुअली में ऑपरेशन में है कि नहीं है, वो कंट्रोल्स एक्चुअली में ऑपरेशन में है कि नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, तो वो भी देखना जरूरी है. मैनेजमेंट अभी देखो, इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम नो प्रॉपर फॉलोअप्स देयर बाय मैनेजर टू इंश्योर कंप्लायंस. ज़्यादातर यही होता है कि भाई फॉलोअप नहीं किया जाए. अब अगर हम मैनेजमेंट को बोले कि तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है तो वो प्रॉपर फॉलोअप नहीं लेती है ज़्यादातर. ठीक है, देखो, ऑडिटर के अंडरटेकन द रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द क्लाइंट.
bring to the notice of the management the weakness of the system and to suggest the measures for the improvement. ठीक है, may ascertain how far the weakness have been removed. देखो इसमें क्या ऑडिटर अंडरटेक करता है रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द क्लाइंट. फिर जो वीकनेसेस मिलेंगी वो हम मैनेजमेंट को बताएंगे, उसके ऊपर मैनेजमेंट एक्शंस करेगा और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्रूव करेगा. हम सजेस्ट करेंगे मेजर्स फॉर द इंप्रूवमेंट. एज ऑडिटर मैं सजेस्ट करूंगा मेजर ऑफ द इंप्रूवमेंट फॉर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. और बीच में क्या इंटरिम डेट पे क्या मैं करूँगा कि भाई हाउ फार द वीकनेस हैव बीन रिमूव्ड. मैं देखूंगा कि भाई वीकनेस में देखी है. अगर मैनेजमेंट को मैंने बोला है आज कि भाई वीकनेस है तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब सपोज परचेज है तो परचेज का कंट्रोल अच्छी तरह से नहीं है. जैसे पहले फैक्ट्री से माल फैक्ट्री में से पता चलता है कि भाई कितना माल चाहिए, फिर वेयर हाउस को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है, फिर परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर देता है सप्लायर को. ये सारा प्रोसीजर है. मुझे पता चला है प्रोसीजर फॉलो नहीं किया बराबर, तो मैं वीकनेस बताऊंगा. तो उस वीकनेस का फॉलोअप मैनेजमेंट ने कितने महीने में लिया, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में, वो मैं फॉलोअप देखूंगा. इंटरिम डेट पे वो मैं वीकनेसेस जो है उसका फॉलोअप मैं चेक करूंगा कि उसका फॉलोअप मैनेजमेंट ने अच्छी तरह से लिया है कि नहीं लिया है, वीकनेस को रिमूव किया है या नहीं किया है वो भी देखूंगा. देखो परचेस एग्जाम्पल क्या है, परचेस लीड मैनेजर एब्यूज हिज पोजीशन एंड पावर. परचेजर मैनेजर ने सप्लायर के साथ कनेक्शन कर लिया, वो उसके साथ सेटिंग कर ली कि भाई तेरा कोटेशन में पास कराऊंगा तो मुझे इतना रुपये का कमीशन देना. गलत बिल इशू करवाएगा, अकाउंट डिपार्टमेंट में गलत बिल आएगा, उसी का पेमेंट सप्लायर को गलत, मतलब फ्रॉड करके वही जो बिल है फ्रॉडुलेंट जो बिल बनाए, ठीक है, फेक बिल बनाए, वही फेक बिल के भरोसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट पेमेंट इशू करेगा किसको, सप्लायर को, और सप्लायर और परचेस मैनेजर आपस में शेयर कर देंगे. तो ये फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती है ऑर्गेनाइजेशन में. इन डिसाइडिंग अपॉन अ प्लान ऑफ द टेस्ट चेकिंग द एक्सिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. मुझे अपनी टेस्ट चेकिंग किस हद तक करनी है, उसके लिए मैं पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखूंगा, फिर डिसाइड करूंगा टेस्ट चेक कितना करना है. 60% सेल्स बेस करना है, मटेरियलिटी लेवल कितना रखना है, मटेरियल ट्रांजेक्शन सेल्स के कितने, वो सारे के सारे चेक करूँगा. रीज़न क्या है इसका कि मैं इतना चेकिंग करूँगा, उसका रीज़न क्या है. टेस्ट चेकिंग मैंने इतना किया, उसका रीज़न क्या है, आई वेरीफाइड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, रिलेटेड टू सेल्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छी तरह से दिखाया तो मुझे पता है सेल्स के बिल्स मुझे इतने चेक करने पड़ेंगे. अभी appropriate audit procedure to be applied in the different areas to be covered in the audit program. फिर ऐसे मैं ऑडिट प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा ऑडिट प्रोसीजर्स कौन सी मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, डिफरेंट एरियाज ऑफ द अकाउंटिंग में. In a situation where the internal controller considered weak in some areas, the auditor might choose an auditing procedure or test that the otherwise might not be required. Additional test to bring him necessary satisfaction. देखो कंट्रोल्स जहाँ पे वीक हैं वहाँ पे मैं अपनी प्रोसीजर्स ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दूंगा. ठीक है, मुझे लगा कि भाई फाइनेंशियली क्या लोन बहुत बड़ी अमाउंट का लिया है तो लोन और इंटरेस्ट है, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा. लोन और इंटरेस्ट की मैं मुझे पता चला रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में मुझे बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का चांस लोन और इंटरेस्ट में लग रहा है, तो मैं उसके ऊपर प्रोसीजर बढ़ाऊंगा. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और फर्दर मतलब सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में उसके ऊपर बढ़ाऊंगा. तो ये क्या मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड की ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment including entity's internal control. एडिशनल टेस्ट करूँगा, ठीक है, एडिशनल टेस्टिंग करूँगा. जैसे लोन अगर कंपनी ने लिया है तो लोन का सेंक्शन प्रॉपर हुआ है कि नहीं है, सेंक्शन अथॉरिटी प्रॉपर है कि नहीं है, शेयर होल्डर ने उस लोन को क्या अप्रूव किया है नहीं किया, मतलब शेयर होल्डर का परमिशन लिया गया है नहीं बिफोर ऑब्टेनिंग ए लोन, मैं वो सब भी चेक करूँगा. फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजिट is not observed by the auditor, but if the internal control of wages is so weak that there exists a possibility of dummy workers being paid, the auditor might include observation of the wages distribution, find out the workers who do not turn up for the receipt of wages. देखो इंटरनल कंट्रोल को मैंने देखा, एक्चुअली परफॉर्मेंस मैंने देखा इंटरनल कंट्रोल का, तो वेजेस क्या है, वेजेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि डमी वर्कर्स को क्या है पेमेंट किया गया हो. जो वर्कर्स मतलब क्या एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑर्गेनाइज, वो काम करने नहीं आते, लेकिन वो लिस्ट में डाला हुआ है कि भाई हर महीने उसको उन वर्कर्स को 20-20 हज़ार का पेमेंट जाएगा, लेकिन वो पेमेंट कहाँ जा रहा है, उन वर्कर्स को तो नहीं मिला, वो तो काम करने नहीं आ रहे हैं. उनका लिस्ट में नाम क्यों है, पेमेंट की लिस्ट में नाम क्यों है उसका, तो डमी वर्कर्स को क्यों पेमेंट किया जा रहा है, वो पैसा किसके हाथ में जा रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेजेस डिस्ट्रीब्यूशन,
included in his audit program to find out the workers who do not turn up for the receipt of wages. देखो मुझे पता चला कि वेज डमी वर्कर्स को क्या पेमेंट, ऐसा लग रहा है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और वेजेस वीक है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ओवर वेजेस वो वीक है, वीकनेस इन दी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वेजेस से रिलेटेड। तो ऐसा चांसेस है कि डमी वर्कर्स को पे किया गया। तो वो चांसेस क्या होता है, देखो एक्चुअली में वो पेमेंट बाय रूल्स हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर वर्कर्स काम करने आएगा उसको पेमेंट दिया जाएगा तो बाय लॉ हो रहा है, इकोनॉमिक इवेंट हुई है, ट्रांजेक्शन्स हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन्स हुए नहीं है, ठीक है, वर्कर्स काम पे नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो सैलरी उसको किस बात की दी जा रही। तो ऐसे ही वो अमाउंट दिखा के पीएनएल में वेजेस का अमाउंट सब लेके जाएंगे, सैलरी जो भी हो वो एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे उसको, फिर नेट प्रॉफिट रिड्यूस करेंगे, टैक्स सेव हो गया। तो ये ऐसा भी हो सकता है, वरना फिर ऐसा करके टैक्स सेव का पर्पज़ होता है, या फिर कोई एम्प्लॉय भी ऐसा कर सकता है पर्टिकुलर, वो वेजेस का अमाउंट जिसके पास एक्सेस है वो सब दिखा के क्या कर सकता है, वो पॉकेट में पैसा डाल सकता है और कैश रिड्यूस कर देगा कंपनी की, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ऑडिटर को ये पता चला कि बड़ी बड़ी गलतियाँ होने का चांस कितना है, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट कितना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वेजेस से रिलेटेड उसको रिस्क पता चला कि बड़ी बड़ी गलतियाँ हो सकती है। तो इसके वजह से वो अपनी जो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा, जो उसमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिखेगा, उसमें वो लिख देगा कि भाई ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेज डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे ये ऑब्जर्व करना है, उस कंट्रोल को मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि उसमें लग रहा है मुझे बड़ी बड़ी गलतियाँ है, उसमें उस वेजेस के कंट्रोल में लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटीरियल मिस्टेकमेंट ज़्यादा है, तो मैं वो वेजेस के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर में बढ़ाऊँगा, ठीक है। ऑब्जर्व करूँगा वेज डिस्ट्रीब्यूशन, बैंक स्टेटमेंट देखूँगा किसको जा रहा है पेमेंट, एक्चुअली में वो पर्सन काम करने आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी देखूँगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करूँगा, सब करूँगा। लेकिन वो करूँगा वो किस में आ जाता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। बट इफ द कंट्रोल इज वीक ही मे फील दैट ही शुड गेट द कंफर्मेशन एक्जैक्टली ऑन द डेट ईयर क्लोजिंग सो दैट ही एलिमिनेट द रिस्क ऑफ द एरर्स एंड फ्रॉड अकरिंग। देखो अगर सेल्स और ट्रेड रिसीवेबल उसका कंट्रोल बराबर है तो मैं नियर टू द बैलेंस शीट डेट मतलब 31 मार्च के क्लोजिंग में उसका अमाउंट कंफर्म करूंगा, वो चलता है, ठीक है, बैलेंस कंफर्म करूंगा रिसीवेबल से, वो चलता है। लेकिन अगर उसका कंट्रोल वीक है, उसमें कुछ फ्रॉड हो रहा है, कैसे कि अगर नियर टू द बैलेंस शीट में चेक करने जा रहा हूँ अमाउंट, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई 31 मार्च और नियर टू द बैलेंस शीट जिस डेट में चेक करने कन्फर्मेशन कर रहा हूँ बैलेंस का, उस बीच में क्या सेल्स रिटर्न हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, एरर हो रहा है, तो ये सब चांसेस ज़्यादा है फ्रॉड होने के, तो फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा है। तो बट इफ द इंटरनल कंट्रोल इज वीक ही मे फील दैट ही शुड गेट द कंफर्मेशन एक्जैक्टली ऑन द डेट ऑफ द ईयर क्लोजिंग। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो मैं 31 मार्च को ही बैलेंस कंफर्मेशन करूँगा, मैं उसको नियर टू द बैलेंस शीट नहीं लेके जाऊँगा, टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ द एरर्स एंड फ्रॉड। क्योंकि देखो नियर टू द बैलेंस शीट हो गया तो उसमें क्या कमिट फ्रॉड हो सकता है, क्यों, थ्रू प्रोसेसिंग द फ्रॉडुलेंट सेल्स ट्रांजेक्शन्स, सेल्स रिटर्न ट्रांजेक्शन, जैसे क्रेडिट नोट इश्यू कर देना, सेल्स मैंने किया तब अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या होता है, मतलब डेबिट करता है, उसको हम डेबिट करते हैं, सेल्स करते हैं क्रेडिट के ऊपर, तो लेकिन अगर सेल्स रिटर्न होगा तो उसको हम क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, तो ऐसे फेक क्रेडिट नोट इश्यू करवा देते हैं, ये भी हो सकता है। तो रिटर्न 20,000 दिखा दिया, सेल्स 2 लाख का, 20,000 का सेल्स रिटर्न दिखा दिया, तो सेल्स नेट कितना हुआ 1,80,000 का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेल्स दिखाई देगा 1,80,000 रुपये का, लेकिन एक्चुअली में सेल्स कितना हुआ था 2 लाख रुपये का, तो ये फ्रॉड हो सकता है। लार्ज कवरेज ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बाय द कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स को हम ठीक है चेक करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या करना चाहिए, कन्फर्मेशन, उस ट्रेड रिसीवेबल से ऑडिटर फ़ोन करके पूछ लेगा, या उस ट्रेड रिसीवेबल के साथ वो कन्फर्मेशन प्रोसीजर का लगा, भाई तेरा 31 मार्च में इतना अमाउंट बाकी है, एक्चुअली में तेरा इतना अमाउंट दिखा रहा है, तो तेरा अमाउंट कितना बाकी है मुझे पता। इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल मेथड्स, देखो ये मेथड्स है सारी, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट। ये मेथड क्या एक्चुअली इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, ये मैं इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसी है वो मैं इसको इवेल्यूएट करूँगा। रिव्यू ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कैन बी डन बाय अ प्रोसेस ऑफ स्टडी, एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल्ड बाय द मैनेजमेंट। देखो परचेस में कितने कंट्रोल्स हैं, सेल्स में कितने कंट्रोल्स हैं, प्रोडक्शन में कितने कंट्रोल्स हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने कंट्रोल्स हैं, वो मैनेजमेंट ने बोल तो लिया है, ठीक है, लेकिन अभी ऑडिटर वो स्टडी करेगा, एग्जामिन करेगा, इवेल्यूएट करेगा कंट्रोल को कि डेट इज इंस्टॉल्ड बाय द मैनेजमेंट। और ये सब करने का क्यों मकसद क्या है इसका ऑडिटर का, ऑडिटर में एसर्टेन दी कैरेक्टर, स्कोप एंड एफिकेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कैरेक्टर कितना है, स्कोप कितना है,
जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि हमारे यहाँ इतने कंट्रोल्स हैं, अच्छी तरह से प्रॉपर ड्यूटीज़ बन रही है, फ्रॉड एरर कुछ भी नहीं है, बराबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहा है। एक्चुअली में क्या ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखेगी। तो ये एक मकसद हो गया, कौन सा, टू ascertain the character, scope and efficacy of the internal control system. Auditor can use one of the following to help him know and assimilate the system and evaluate the same. ठीक है, ऑडिटर जो मेथड है, जो मेथड नीचे बताई गई है, ऑडिटर उन मेथड को यूज़ करेगा और पता लगेगा भाई सिस्टम की हालत कैसी है। मतलब मैं क्वेश्चंस करूँगा एज ए ऑडिटर, मैं मैनेजमेंट से क्वेश्चन करूँगा, कि मुझे तो पता तेरे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड, उससे तू मुझे आंसर दे, तो मुझे पता चले। तो ये सारी मेथड्स है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। कौन सी, नेरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल, क्वेश्चनर एंड फ्लो चार्ट। नेरेटिव रिकॉर्ड क्या है, देखो एक्चुअल टेस्टिंग करेंगे तभी हम पैराग्राफ में रिकॉर्ड कर पाएंगे, डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ में, कि एक ऑडिटर जाता है एक्चुअली में देखता है इंटरनल कंट्रोल से कैसा है, वो पैराग्राफ में लिख लेता है, पहले देखेगा, एक्चुअल टेस्टिंग देखेगा और पैराग्राफ में लिखेगा हाँ भाई परचेज कंट्रोल ऐसा है, सेल्स का ऐसा है, सारे डिपार्टमेंट्स है, प्रोडक्शन, अकाउंट्स, फाइनेंस, तो फाइनेंस का उसका कंट्रोल ऐसा है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिख लेगा, पैराग्राफ में लिख लेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो ये एक्चुअल टेस्टिंग करने के बाद ही होगा। तो नेरेटिव रिकॉर्ड्स हमेशा वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट क्या है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट, ये हम इंक्लूड करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में इंक्लूड होगी। कौन सी, मेथड ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। कौन सी, तीन मेथड हैं, वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में रिकॉर्ड होगी। रिस्क असेस कौन सी मेथड है, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल, क्वेश्चनर, फ्लो चार्ट। लेकिन जो नेरेटिव रिकॉर्ड है वही फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में आएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नेरेटिव रिकॉर्ड। दिस इज अ कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन द ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम है, मतलब परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ठीक है, सारे सेल्स, तो ये सारे डिपार्टमेंट का सिस्टम कैसे ऑपरेट हो रहा है, उसमें अंदर कौन से कंट्रोल्स हैं। तो वो जो कंट्रोल्स को मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने लिख लिया पैराग्राफ में एज ए ऑडिटर। तो ये क्या गया, ये मैंने नेरेटिव रिकॉर्ड बनाया, फॉर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन बाय द ऑडिटर। मैंने ऑब्जर्व किया ऑपरेशन को, वो मैंने पैराग्राफ में लिखा है, तो ये नेरेटिव रिकॉर्ड है मेरा, ठीक है। तो ईच एंड एवरी कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑडिटर ऑब्जर्व्स रिटन बाय द ऑडिटर इन पैराग्राफ, ठीक है। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर सच अ रिकॉर्ड कैन बी डेवलप। अब इस रिकॉर्ड को बनाना मैं कैसे बनाऊँ, मैं अगर कुछ देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे परफॉर्म करें, तभी मैं उस कंट्रोल्स को लिख पाऊंगा। तो रिकॉर्ड इसका कब बनेगा, जब मैं उसको एक्चुअली में टेस्ट करूंगा। इट मे बी रिकमेंडेड इन केस व्हेन नो फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम इज इन ऑपरेशन एंड वुड बी मोर सूटेड टू स्मॉल बिजनेस। देखो स्मॉल बिजनेस को ज़्यादा सूट करा। अगर मैं लार्ज बिजनेस की बात करूँ तो ये जो है मेथड वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल बिजनेस की तो ये मेथड अप्रोप्रिएट है, ठीक है। वहाँ पे फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक मेथड है, अप्रोप्रिएट है फॉर द स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस के यहाँ मैं जाता हूँ ऑडिट करने, तो वहाँ पे अगर मैं ये नेरेटिव रिकॉर्ड उसका यूज़ करता हूँ फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल तो चलेगा। लेकिन अगर मैं जा रहा हूँ बिग कंपनीज में, बड़ी कंपनियाँ में मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ का इंटरनल कंट्रोल इवेल्यूएट करने के लिए मैं नेरेटिव रिकॉर्ड यूज़ करूँगा, नहीं, मैं उसको इवेल्यूएट करने के लिए चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन और फ्लो चार्ट यूज़ करूँगा। बेसिक डिसएडवांटेज क्या है नेरेटिव रिकॉर्ड का, टू कंप्रहेंड द सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, टू आइडेंटिफाई द वीकनेस और गैप्स इन द सिस्टम, टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस अराइजिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द रिशफलिंग ऑफ द मैन पावर। देखो हमने पैराग्राफ बना लेकिन उसको ऑपरेशन में लाना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो टू कंप्रेहेंड द सिस्टम इन द ऑपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, टू आइडेंटिफाई द वीकनेस और गैप्स। देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में लूप होल बहुत है, उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, वो नहीं कर सकता नेरेटिव रिकॉर्ड। इट इज़ अ डिसएडवांटेज टू आइडेंटिफाई द वीकनेस और गैप्स इन द सिस्टम, टू incorporate the changes arising on account of the reshuffling of power, main power.
मैंने कंट्रोल्स में बहुत सारे कंट्रोल्स में मैंने चेंजेस कर दिए मैन पावर का, मतलब जो परचेस में मैन पावर था उसको मैंने उठा के सेल्स में डाल दिया, और सेल्स वाला मैन पावर था मैंने परचेस में डाल दिया। तो ये मैंने कंट्रोल्स का रीशफलिंग किया। वरना बोल सकते हैं कि भाई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें सीनियर अकाउंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट असिस्टेंट, तो क्या बोलते हैं, हमने उसका रीशफलिंग कर दिया। मतलब जो अकाउंट असिस्टेंट है उसको पोस्ट दे दी जूनियर अकाउंटेंट की, जूनियर अकाउंटेंट है उसको पोस्ट दे दी सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट है उसको बैठा दिया सीनियर अकाउंट्स मैनेजर में, सीनियर एग्जीक्यूटिव उसको बना दिया सीनियर अकाउंट मैनेजर। तो रीशफलिंग ऑफ मैन पावर हुआ। तो उसको हम पैराग्राफ मैंने पहले से बना दिया नैरेटिव रिकॉर्ड, तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द रीशफलिंग ऑफ मैन पावर, इट इज नॉट पॉसिबल, तो इट इज़ डिसएडवांटेज है। ठीक है, चेंजेस वो नहीं कर सकता। एक बार मैंने रिकॉर्ड बना दिया नैरेटिव रिकॉर्ड, तो ठीक है, तो मैं उसको वो चेंज नहीं कर सकता ड्यू टू द रीशफलिंग ऑफ द मैन पावर। 6.2b चेकलिस्ट, दिस इज सीरीज ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड और क्वेश्चंस व्हिच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो एंड और आंसर। सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? सीए, प्रिंसिपल ऑडिटर। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है, उसके जो मेंबर्स हैं, ऑडिटिंग स्टाफ है, उसको सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस देता है जो उसका ऑडिट स्टाफ फॉलो करेगा। कौन से इंस्ट्रक्शन देता है? देखो, व्हेन ही कंप्लीट्स इंस्ट्रक्शन ही इनिशिएट्स द स्पेस अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन, आंसर्स टू द चेकलिस्ट इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। बट चेकलिस्ट में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो उसका ऑडिटिंग स्टाफ फॉलो करेगा, उसका आंसर वो कैसे देगा? ऑडिटिंग स्टाफ आंसर कैसे देगा? यस, नो और नॉट एप्लीकेबल देता है। जैसे अगेन ऑन दी ऑन जॉब रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑन जॉब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ड्यूरिंग द जॉब ये ड्यूटीज परफॉर्म द इंस्ट्रक्शंस आर फ्रेम्ड हैविंग रिगार्ड द डिजायरेबल एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल। एग्जांपल, फ्यू एग्जांपल ऑफ चेकलिस्ट। देखो, इन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं समझने के लिए। आर द टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। देखो, परचेज ऑर्डर देने से पहले, परचेज ऑर्डर देने से पहले परचेज रिक्विजिशन होता है। परचेज रिक्विजिशन मतलब इंटरनल परमिशन होती है टू ग्रांट द परचेज, कि हाँ तुम परचेज करो। तो परचेज ऑर्डर जो बनाया जाता है, ठीक है, परचेज ऑर्डर जो सप्लायर को किया जाता है, उसके पहले जो टेंडर्स है वो बुलाए जाते हैं, प्रॉपर कोटेशंस हैं सप्लायर से वो मंगवाए जाते हैं। अगर प्रॉपर कोटेशंस होंगे, ठीक है, तो कंपनी को आसानी होगी कि कम दाम वाला जो सप्लायर है, वो जो कम दाम में जो रॉ मटेरियल दे रहा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, कम कोटेशन वाला हम जो टेंडर है वो पास होगा। तो आर दी टेंडर्स कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, तो इसका जवाब होगा येस, नो और नॉट एप्लीकेबल। कि कंपनी में ऑडिटिंग स्टाफ देखेगा भाई परचेज ऑर्डर देने से पहले टेंडर बुलाए गए कि नहीं बुलाए गए, उसका जवाब सीधा आर दी परचेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न ऑर्डर। परचेज ऑर्डर रिटर्न में होना चाहिए। परचेज रिक्विजिशन जो होता है इंटरनल परमिशन, उसके बाद परचेज ऑर्डर होता है। परचेज ऑर्डर रिटर्न में कैसे होना चाहिए? देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, परचेज ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये देखो। फॉर्मेट उसका बहुत बड़ा है, सेल्स परचेज बिल ऐसे फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट में कौन सी चीज़ें आती हैं मैं वो बताता हूँ। नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर एंड सेलर, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, जो क्लाइंट है हमारा उसका नेम एंड एड्रेस, और सेलर जिस सेलर से हम परचेज करने वाले हैं उसका नेम एंड एड्रेस। पीओ नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर क्या है? परचेज ऑर्डर नंबर आता है, सीरियल नंबर होता है, प्री नंबर जैसे बिल सेल्स बिल होता है, ऐसे परचेज पीओ नंबर सीरियल नंबर होता है। पीओ डेट, परचेज ऑर्डर डेट क्या है? आईडी ऑफ द वेंडर, मतलब जिससे हम परचेज करें उसकी आईडी क्या है? शिपिंग मेथड, शिपिंग मेथड कैसे होगा? बाय रोड, बाय एयरवेज, बाय रेलवेज। पेमेंट टर्म्स, पेमेंट टर्म्स कैसा होगा? सीओडी, ऑनलाइन या 1 मंथ की क्रेडिट, कैसा है पेमेंट टर्म्स? डेट रिक्वायर, जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे किस चीज़ को मुझे वो रॉ मटेरियल चाहिए? परचेस मैंने किया है, लेकिन परचेस की मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कब तक ये मुझे माल चाहिए। आइटम डिस्क्रिप्शन, मुझे कौन सी आइटम चाहिए, उसका क्वांटिटी, उसका यूनिट प्राइस और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्सेस। अप्रूव्ड बाय, अगर परचेज ऑर्डर होगा तो परचेज ऑर्डर ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, उसको अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव बोथ साइड से होगा, सेलर और बायर दोनों साइड से अप्रूवल होगा, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा परचेज ट्रांजैक्शन फॉर द कंपनी, ठीक है। ये देख लिया हमने परचेज ऑर्डर कैसे बनता है। आर द परचेज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिटर्न ऑर्डर, वो एक क्वेश्चन है। इज द परचेज ऑर्डर फॉर्म स्टैंडर्ड एक्ट, मतलब जो रेगुलर फॉर्म होता है परचेज ऑर्डर का वही है, चेंजेस तो नहीं हुआ है कुछ। आर द परचेज ऑर्डर फॉर्म्स प्री नंबर्ड, सीरियल नंबर होता है परचेज ऑर्डर का, आज माल मंगवाया फिर कल मंगवाऊंगा तो उसका नंबर प्री नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसा कुछ सीरियल नंबर। आर द इन्वेंटरी कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन बाय द पर्सन्स हु हैव नथिंग टू डू विद द कस्टडी ऑफ द वर्क,
रिसिप्ट ऑफ द इन्वेंटरी, इंस्पेक्शन ऑफ द इन्वेंटरी एंड परचेस ऑफ द इन्वेंटरी। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई फैक्ट्री में माल चाहिए, लेकिन फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल को रखा कहाँ जाता है? वेयर हाउस में। ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज कौन करता है? परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, रॉ मटेरियल आया, उसका जो परचेज बिल हुआ वो रिकॉर्ड कैसे होता है? तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो सारी चीज़ें वो क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है। आर द इन्वेंटरी कंट्रोल अकाउंट मेंटेन बाय द पर्सन वो नथिंग टू डू विद द कस्टडी ऑफ द वर्क। कस्टडी ऑफ वर्क किसके पास होता है? फैक्ट्री के पास। रिसिप्ट ऑफ द इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कौन रिसीव करता है? वेयर हाउस। इंस्पेक्शन ऑफ द इन्वेंटरी वो भी वेयर हाउस करता है। परचेस ऑफ द इन्वेंटरी वो कौन करता है? परचेस डिपार्टमेंट। ठीक है, कंप्लीट चेकलिस्ट इज स्टडी बाय द प्रिंसिपल मैनेजर सीनियर टू असर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल एंड इवैल्यूएट इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड एफिशिएंसी। ठीक है, 6.2 सी इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। ये क्या है ये हम देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर क्या है? दिस इज द कंप्रिहेंसिव सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस कंसर्निंग द इंटरनल कंट्रोल। वो बहुत डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं concerning the internal control. This is collecting information about the existence, operations and efficiency of the internal control in the organizations. ठीक है, omission of the significant internal control review process is likely to occur with this method. देखो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस करें, ऐसा कम चांस है कि वहाँ पे कुछ एरर हो। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चंस किया है तो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये हर साल ऑडिट करे, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करे, तो हमको पहले से तैयार रहना है, हमको अपना इंटरनल कंट्रोल अच्छी तरह से रखना है। ओमिशन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंटरनल कंट्रोल रिव्यू प्रोसीजर इज लेस लाइकली टू अकर विद दिस। मतलब रिव्यू प्रोसीजर्स में वो ओमिशन नहीं होगा। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ये बेस्ट है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये इंटरनल कंट्रोल जो क्वेश्चन है ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, विथ अ प्रॉपर क्वेश्चन है ऑल इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन कैन बी कंप्लीटेड एट वन टाइम और सेक्शन। इस क्वेश्चन से हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छी तरह से इवेल्यूएट कर पाएंगे। इजीली मेड ऑन द रिव्यू, इजीली मेड ऑन द इंटरिम बेसिस। इंटरिम बेसिस मतलब 3-3 महीने में चेक करना। ठीक है, वो इजीली हो सकता है। द क्वेश्चनर फॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड्स द ऑर्डरली मीन्स ऑफ डिस्क्लोजिंग कंट्रोल इफेक्ट्स। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बेस पर पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल है कि नहीं है, उस चीज़ का अच्छी तरह से कंट्रोल है कि नहीं है, वो डिफेक्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक करना। इट इज़ अ प्रैक्टिस टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एनुअली हमको रिव्यू करना है। ऐसा नहीं है कि भाई जनरली प्रैक्टिस है कि एनुअली आप उसको रिव्यू करो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड रिकॉर्ड ऑफ द रिव्यू इन डिटेल। इन द क्वेश्चन है जनरली क्वेश्चंस आर सो फ्रेम डेटा यस आंसर डिनोट्स द सैटिस्फैक्टरी पोजीशन, नो आंसर सजेस्ट द वीकनेस। जो यस आंसर आता है वो बोलता है कि हाँ कंट्रोल बराबर है। नो आंसर मतलब वो बोलता है कि भाई इस चीज़ में कंट्रोल थोड़ा ख़राब है, इस चीज़ में थोड़ा कंट्रोल ख़राब है। प्रोविजन इज मेड फॉर द एक्सप्लेनेशन और फर्दर डिटेल्स ऑफ नो आंसर। नो आंसर के लिए भाई कुछ एक्सप्लेनेशन की जगह होती है कि भाई बताओ कि तुम अगर नो बोले हो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तेरा कंट्रोल, तो उसका रीज़न क्या है वो एक्सप्लेनेशन दो। इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉट रिलेवेंट टू द बिजनेस नॉट रेप्लीकेबल रिप्लाई इज गिवन। जो बिजनेस से रिलेवेंट नहीं है, कंपनी से रिलेवेंट ही नहीं है, अगर वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो नॉट रेप्लीकेबल रिप्लाई दे सकती है कंपनी। क्वेश्चन इज यूजुअली इश्यूड टू द क्लाइंट को इश्यू किया जाता है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न एग्जीक्यूटिव एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी कंट्रोल डिपार्टमेंट से रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, उसमें कौन से कंट्रोल्स हैं। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ उसको क्या फिल करेंगे, परचेज वाले, फिर सेल्स वाले फिल करेंगे, फिर प्रोडक्शन वाले फिल करेंगे। ऐसे बारी बारी से वो जैसे भी उनको कंफर्टेबल है वो फिल करके दे दे ऑडिटर को। इफ ऑन द प्रीविजुअल ऑफ द आंसर्स इनकंसिस्टेंसी और अपैरेंट इन congruities are noticed, the matter is further discussed by the auditor staff with the client's employees for a clear picture. कुछ मैंने कंट्रोल्स चेक किए, उसमें मुझे पता चला कि वे वीकनेसेस हैं। जैसे क्लाइंट का आंसर आया, ठीक है, मैंने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन भेजा, उसके ऊपर जो आंसर आया तो मुझे पता चला एज ए ऑडिटर कि भाई वहाँ पे वीकनेसेस हैं कंट्रोल्स में। तो फर्दर डिस्कशन किया जाएगा किसी ऑडिट स्टाफ और क्लाइंट्स के एम्प्लॉयज़ के साथ उस कंट्रोल्स जहाँ पे वीकनेसेस हैं उसके बारे में। ठीक है, जहाँ पे इनकन्सिस्टेंसीज है उसको फर्दर डिस्कस किया जाएगा और पता चले क्लियर पिक्चर क्या है। क्लियर पिक्चर मतलब सही तरह से पता चले कि भाई एक्चुअली में ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है और क्या सजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स ऑडिटर दे सकता है। द कंसर्न ऑडिटर देन प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट।
रिपोर्ट ऑफ डेफिशिएंसीज के किस किस कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए सजेशन दे सकता है. फ्यू इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द एंटिटीज. कौन से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चनियर इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेजेस, क्रेडिटर्स, इन्वेंटरीज एंड फिक्स्ड एसेट्स. इसके जो परचेजेज हैं, क्रेडिटर्स है, दोनों रिलेटेड है, लेकिन दोनों के कंट्रोल्स अलग अलग है. क्वेश्चनियर अलग अलग बनेगा. कैसे बनेगा देखते हैं. ठीक है, परचेजेस क्रेडिटर्स दोनों रिलेटेड है, लेकिन दोनों का जो क्वेश्चनियर बनेगा वो अलग अलग बनेगा. इन्वेंटरीज है वो भी देखते हैं कि कैसे क्वेश्चनियर ऑडिटर करता है. फिक्स एसेट्स भी देखते हैं. स्टार्ट करते हैं परचेज से. तो क्वेश्चन क्या होगा पहले देखो. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, आर द परचेज सेंट्रलाइज्ड इन द परचेज डिपार्टमेंट. मतलब परचेज जो है, परचेज मैनेजर एक ही जगह पे, मतलब बहुत सारे यूनिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो कई सारी जगह से परचेसेस किया जाएगा. मतलब अगर सपोज ऑर्गेनाइजेशन के 5 यूनिट है तो यूनिट 1 अपनी तरफ से परचेस करेगा, यूनिट 2 अपनी तरफ से परचेस करेगा, यूनिट 3 अलग परचेस करेगा, यूनिट 4 अलग. तो ऑर्गेनाइजेशन का परचेसेस कैसा है, डिसेंट्रलाइज है, मतलब अलग अलग परचेस कर रहे हैं. बिजनेस यूनिट्स और लोकेशन. यहाँ तो सेंट्रलाइज है, मतलब परचेसेस जो हो रहा है वो सेंट्रलाइज इन दी परचेज डिपार्टमेंट है, यहाँ डिसेंट्रलाइज है. अगर एक ही जगह से परचेस किया गया है, मतलब कंपनी का एक ही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, वही परचेस करता है, वही परचेस डिपार्टमेंट है, तो हम बोलेंगे इट इज़ सेंट्रलाइज. अगर कंपनी अपना परचेस कई जगह से कर रही है, बहुत सारे यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स और लोकेशन है, वहाँ से परचेस किया है, तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइज. आर दी परचेस इज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन दी परचेस डिपार्टमेंट. ये क्वेश्चन है. आर दी परचेस मेड ओनली फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स. कई सालों से अप्रूव्ड सप्लायर्स है, कंपनी वहाँ से परचेस कर रही है, तो इस साल भी क्या कंपनी वही से परचेस कर रही है ना, अप्रूव्ड सप्लायर से परचेस कर रही है. वो क्वेश्चन है. इज द लिस्ट ऑफ द अप्रूव्ड सप्लायर्स मेंटेन. पहले से सप्लायर्स का लिस्ट मेंटेन किया हुआ है. डज द मास्टर लिस्ट कंटेन्स मोर देन वन सोर्स ऑफ द सप्लाई फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मटेरियल्स. एक मास्टर लिस्ट बनाई जाती है जिसमें दिया जाता है कि मोर देन वन सोर्स ऑफ सप्लाई फॉर ऑल इंपॉर्टेंट मटेरियल्स. अगर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं तो उसके लिए एक से ज़्यादा जगह से सप्लाई किया जा सकता है, मतलब परचेस किया जा सकता है. तो उसकी क्या मास्टर लिस्ट बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, क्लाइंट के प्लेस में. आर दी परचेस ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द वैलिड परचेस रिक्विजिशन ड्यूली साइंड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन्स इन दिस बिहाफ. परचेस ऑर्डर करने से पहले परचेस रिक्विजिशंस होना चाहिए. परचेस रिक्विजिशन मतलब इंटरनल परमिशंस मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में से, ठीक है, तो वेरियस सीनियर ऑफिशियल्स कि भाई इंटरनल परमिशंस वो देते हैं कि हाँ तुम परचेस करो, इंटरनल परमिशंस टू बाय गुड्स. ठीक है, तो क्या वो इंटरनल परमिशंस मिली है तो परचेस रिक्विजिशन मिला है, तो परचेस रिक्विजिशन बनेगा तभी हम परचेस ऑर्डर दे पाएंगे किसको, सप्लायर को. तो परचेस रिक्विजिशन है तो ड्यूली साइन होना चाहिए ऑथराइज पर्सन. आर परचेस बेस्ड ऑन दी कॉम्पिटेटिव कोटेशंस. देखो परचेस ऐसे ही नहीं किया जाता, परचेस के लिए कोटेशंस बुलाए जाते हैं. 3-4 सप्लायर्स को बुलाया जाता है, यहाँ तो इससे ज़्यादा बुलाया जा सकता है. जिस सप्लायर्स का क्वालिटी अच्छा होगा और कम दाम में हमको रॉ मटेरियल देगा उसी से हम परचेस करेंगे. तो कॉम्पिटेटिव कोटेशंस के बेस पे परचेस हुआ है, ठीक है, वो देखना है. आदि परचेस ऑर्डर्स प्री नंबर. प्री नंबर मतलब देखो नंबरिंग दिया होता है परचेस ऑर्डर का. आज मैंने परचेस किया उसका सीरियल नंबर अलग होगा, कल मैं परचेस ऑर्डर बनाऊंगा उसका सीरियल नंबर अलग होगा. परचेस ऑर्डर साइन बाय द एम्प्लॉइज ऑथराइज, साइन भी किया हो जाने जो एम्प्लॉय ऑथराइज है. आर द ऑल मटेरियल्स रिसीव्ड इन ओनली इन द रिसीविंग डिपार्टमेंट, मतलब वेयर हाउस. देखो जिस डिपार्टमेंट को जो चीज़ दी गई है वही परफॉर्म करेगा. अगर जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है उसको बोला गया भाई तो रॉ मटेरियल तू ही रिसीव करना, तेरा डिपार्टमेंट ही रॉ मटेरियल रिसीव करेगा. तो सपोज वेयर हाउस है तो वेयर हाउस को अथॉरिटी दी जाती है कि भाई माल यहाँ पे रिसीव होगा. तो आर दी ऑल मटेरियल्स रिसीव्ड बाय ओनली रिसीविंग डिपार्टमेंट, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आर दी पर्सन्स कनेक्टेड विद द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स एंड कीपिंग ऑफ रिसीविंग द रिकॉर्ड्स डिनाइड टू इश्यू द परचेस ऑर्डर्स और अप्रूव इनवॉइसेस. देखो जो रॉ मटेरियल रिसीव कर रहा है और जो रिकॉर्ड रिसीव कर रहा है, ठीक है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो डिफरेंट है किससे, वेयर हाउस से, परचेस डिपार्टमेंट से. क्योंकि वो सिर्फ क्या करता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो बिल आता है उसके पास उसको रिकॉर्ड करता है और उस बिल का जो पेमेंट करना है परचेस का वो कर देता है. रॉ मटेरियल कौन रिसीव करता है, वेयर हाउस. और रॉ मटेरियल जो रिसीव करना है उसको ऑर्डर कौन करता है, परचेस डिपार्टमेंट. ठीक है, और रॉ मटेरियल एक्चुअली कंज्यूम कहाँ होता है, फैक्ट्री में. तो सारी चीज़ें ये अलग अलग है. ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क.
ये भी पूछा, आर द पर्सन कंडक्ट द रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल कीप ऑफ द रिसीविंग रिकॉर्ड डिनाई द अथॉरिटी टू इश्यू द परचेज ऑर्डर्स और टू अप्रूव इनवॉइस। आर द मटेरियल्स इंस्पेक्टेड एंड काउंटेड, वेड और मेजर्ड। मटेरियल्स को प्रॉपर इंस्पेक्ट करना, काउंट करना, ठीक है, उसको बराबर। देखो GRN इशू करते हैं तो GRN गुड्स रिसीव नोट कब इशू किया जाता है? जब मेरे पास जो मैंने ऑर्डर किया है माल वो बराबर रॉ मटेरियल मेरे पास आया, प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी को देख के मैं GRN इशू करूँगा, ठीक है। आर द मटेरियल इंस्पेक्टेड, काउंटेड, प्रॉपर वेट मेजर, उसका मेजर भी लिया जाएगा कि भाई जितनी क्वांटिटी, जितना वेट का हमने मंगवाया माल वो उतना आ गया है कि नहीं आ गया, वो सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। आर दी रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स एविडेंस बाय द प्री नंबर GRN। मैंने बोला था ना रिसिप्ट ऑफ मटेरियल होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए उसके प्री नंबर GRN। देखो रिसिप्ट ऑफ मटेरियल हो गया, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल लिया, लेकिन मैंने देखा प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी का माल आ गया है जो मैंने ऑर्डर किया था। परचेज ऑर्डर में जो मैंने क्वांटिटी दिखाई थी, परचेज ऑर्डर में जो जिस क्वालिटी का माल इश्यू परचेज ऑर्डर में दिखाया था, वो प्रॉपर क्वालिटी और क्वांटिटी का माल मुझे रिसीव हुआ है। अगर हुआ है उसकी वजह से मैंने GRN इशू किया है, गुड्स रिसीव्ड नोट दिया है सप्लायर को, वो चीज़ है। क्रेडिटर्स, अभी हम देखें कंट्रोल्स क्रेडिटर्स में कैसे होते हैं, ठीक है। आर दी सप्लायर इनवॉइसेस डायरेक्ट रूटेड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। देखो सप्लायर इनवॉइसेस मतलब मैंने सप्लायर से माल परचेस किया, उसका इनवॉइस सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, ठीक है। मैंने माल परचेस किया है तो सीधा इनवॉइसेस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, बीच में से सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर में से नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। आर दे एंटर्ड इन अ बिल रजिस्टर, जो सप्लायर इनवॉइसेस है वो बिल रजिस्टर उसका बना है। मेरे से अकाउंट डिपार्टमेंट मुझे कोई इनवॉइसेस आ रही है तो मैं इनवॉइसेस का अमाउंट रिकॉर्ड करूँगा बिल रजिस्टर में बिफोर सबमिटिंग देम टू द अदर्स डिपार्टमेंट। आर एडवांसेस एंड पार्शियल पेमेंट्स एंटर्ड ऑन द इनवॉइस बिफोर दे, जो क्रेडिटर्स हैं उसके पास से हमको जो हमने माल परचेस किया उसका मुझे एज अकाउंट्स डिपार्टमेंट मुझे इनवॉइस मिलेगा, ठीक है। क्रेडिटर्स से मुझे इनवॉइस मिलेगा, सप्लायर से मुझे इनवॉइस मिलेगा, तो उस इनवॉइस को मैं दूसरे एज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, अगर दूसरे डिपार्टमेंट में इनवॉइस में ट्रांसफ़र करता हूँ तो उससे पहले उस इनवॉइस में मैं लिख लूँगा कि एडवांस पेमेंट, पार्शियल पेमेंट कितना हो चुका है इस इनवॉइस से, ताकि आगे जाके उस इनवॉइस में फ्रॉड ना हो सके। डज द सिस्टम इंश्योर द ऑल इनवॉइस है ड्यूली प्रोसेस्ड। इनवॉइसेस क्या है, इनवॉइसेस का ड्यूली प्रोसेसन होना चाहिए। जैसे इनवॉइस को टाइम टू टाइम क्या उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर मुझे इनवॉइस मिला है तो सप्लायर से मैं एक ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर मैं उसको सप्लायर को पेमेंट कर देता हूँ तो मैं बाद में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करूँगा, एंट्री पास करूँगा, तो ड्यूली रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इनवॉइस मैंने रिसीव किया लेकिन 5 महीने के बाद उसकी मैं एंट्री पास कर रहा हूँ। ड्यूली रिकॉर्डेड मतलब ड्यूली जब ट्रांजेक्शन्स हुआ है उसी दिन वो रिकॉर्ड होना चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज आर द रिकन्सिलेशंस मेड ऑफ द क्वांटिटीज एंड वैल्यूज रिसीव्ड एज शोन बाय द परचेज इनवॉइसेस विद द रिसिप्ट इनटू द स्टॉक रिकॉर्ड्स। रिकन्साइल करूँगा जो क्वांटिटी और जिस माल का अमाउंट परचेज इनवॉइस में है वही अमाउंट में स्टॉक स्टेटमेंट में दिख रहा है, वेरीफाई करूँगा मैं। डज द अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैच द इनवॉइस ऑफ द सप्लाईज विद द गुड्स रिसीव नोट्स एंड परचेज ऑर्डर। देखो इनवॉइस मुझे मिला, फाइनल बिल मुझे मिला कि मैंने इतने का परचेज किया है, तो उससे मैं उस चीज़ को जो परचेज बिल है, जो टैक्स इनवॉइस मुझे मिला है ऐसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, उस चीज़ को किससे मैच करूँगा, GRN से, परचेज ऑर्डर से। मुझे पता चले जो क्वांटिटी और जिस स्टेट में माल है वो दिखाई दे रहा है टैक्स इनवॉइस में, वही मैच करा है जो GRN और उसमें दिखाई दे रहा है परचेज ऑर्डर में, ठीक है। मैं मैच करूँगा अमाउंट्स, मैं मैच करूँगा क्वांटिटीज़, ठीक है, सब कुछ मैच करूँगा मैं एज ए अकाउंट्स डिपार्टमेंट। डू ऑल द इनवॉइस बियर एविडेंस ऑफ बीइंग चेक्ड फॉर प्राइस टर्म्स फ्रेट। देखो प्राइस, प्रॉपर फ्रेट, टर्म्स एंड कंडीशंस, इसका एविडेंस ऐसे इनवॉइस के पीछे एविडेंसेस होता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना लगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है, प्राइस कितना हुआ, तो सारी चीज़ें होती है, कच्चे बिल बोलते हैं उसको। आर ऑल दी मतलब ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टर के पास भी से हम प्रॉपर बिल मिल जाए, जो कच्चे बिल नहीं बोले जाते, जो प्रॉपर बिल होता है। आर ऑल द एडवांस पेमेंट ड्यूली ऑथोराइज बाय द पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ऑथोराइज सच पेमेंट्स। मतलब अगर सीनियर अकाउंट्स मैनेजर है वो कैशियर को अप्रूव करेगा कि भाई तू जाके पेमेंट कर दे इसको पर्टिकुलर पर्सन को, या पर्टिकुलर पर्सन तेरे पास अमाउंट लेने आएगा तो उसको पेमेंट कर देना, तो
तो सीनियर अकाउंट मैनेजर ने जो ऑथराइजेशन दिया है उससे पहले सीनियर अकाउंट मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर से कंफर्म किया कि सच में मशीनरी है जिसका जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करना है वो सच में बिगड़ गई है, सच में वो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो रिपेयर करवाना पड़ेगा तो कितने अमाउंट का रिपेयर करवाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें कंफर्मेशन करेगी कौन, सीनियर अकाउंट मैनेजर। किससे, प्रोडक्शन मैनेजर। उसके बाद ही ऑथराइजेशन दिया जाएगा कैशियर को कि तू जाके एक काम कर, तू जो एम्प्लॉय लेने आएगा तेरे पास से पैसा तो उसको पेमेंट कर देना। आर द डुप्लीकेट इनवॉइसेस मार्क्ड इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट टू अवॉइड द पेमेंट अगेंस्ट देम। देखो डुप्लीकेट इनवॉइसेस, सेम अमाउंट के डुप्लीकेट इनवॉइसेस, ठीक है, होते हैं तो वो उसका अवॉइड करना चाहिए, उसको पेमेंट बार बार नहीं करना चाहिए। देखो डुप्लीकेट इनवॉइसेस को अवॉइड करना चाहिए। डुप्लीकेट इनवॉइसेस को क्या ऑर्गेनाइजेशन ने अवॉइड किया है, जैसे कंपनी में डुप्लीकेट इनवॉइसेस होते हैं, फ्रॉड करने के लिए एक दूसरा एक इनवॉइस बनाया जाता है, जिससे क्या हो सके वो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड हो जाए और एक बंदे के पॉकेट में एक्सपेंसेस भी आ जाए, ठीक है, एक बंदे के पॉकेट में कैश भी आ जाए, या फिर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करके नेट प्रॉफिट को कम कर देंगे, फिर टैक्स का सेव करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो डुप्लीकेट इनवॉइसेस मार्क्ड इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट टू अवॉइड द पेमेंट अगेन। डुप्लीकेट इनवॉइस है उसका पेमेंट नहीं होना चाहिए। आर ऑल सप्लायर स्टेटमेंट्स कंपेयर्ड विद द लेजर अकाउंट्स। सप्लायर के जो आउटस्टैंडिंग क्लेम्स होते हैं, अमाउंट्स, इनवॉइसेस, तो कंपेयर करना पड़ता है। कंपेयर किया है किससे, लेजर अकाउंट से, ठीक है। सप्लायर का जो स्टेटमेंट है कंपेयर किया लेजर अकाउंट से। लेजर अकाउंट मतलब सप्लायर का जो अकाउंट होता है जो हम बनाते हैं। इज देयर एनी फॉलो अप टू इन्वेस्टिगेट द रेफरेंस। सप्लायर स्टेटमेंट और लेजर अकाउंट दोनों को मैच किया तो डिफरेंस आ रहा है, तो उसका फॉलोअप कैसे हुआ। हो सकता है भाई बिल तो इश्यू किया गया, हमने परचेस तो किया, लेकिन बिल वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो इसलिए लेजर अकाउंट और सप्लायर के स्टेटमेंट में से डिफरेंस आ रहा हो। इज अ लिस्ट ऑफ अनपेड क्रेडिटर्स प्रिपेयर्ड एंड रिकनसाइल्ड पीरियडिकली। लिस्ट ऑफ अनपेड क्रेडिटर्स, उसको प्रिपेयर किया मतलब उसको बनाया कि कौन सा क्रेडिटर्स है अनपेड है, उसका लिस्ट 31 मार्च एंड रिकनसाइल पीरियडिकली, उसको पीरियडिकली रिकनसाइल किया। 31 मार्च नहीं, हम बोले कंपनी के जो फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ्स का, उसमें 3-3 महीने में या 2-2 महीने में लिस्ट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है कि भाई 2 महीने के बाद बनाया जाए, अभी हमारे पास कितने या 1-1 महीने बनाया जाता है कि अभी हमारे पास कितने क्रेडिटर्स हैं अनपेड है, उसका लिस्ट बनाया जाता है, उसको रिकनसाइल करते हैं कि कितना पेमेंट हो गया, कितना बनाया जाता है, रिकॉर्डिंग कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें। इन्वेंटरीज आर द स्टॉक स्टोर्ड इन द असाइन्ड एरियाज, मतलब वेयर हाउस इट इज असाइन्ड एरियाज फॉर द स्टोरिंग द इन्वेंटरीज, ठीक है। तो क्या रेगुलरली वहाँ पे स्टोर हो रहा है। आर द स्टॉक इंश्योर्ड कंपल्सरी अगेंस्ट द डिफरेंट रिस्क इफ सम रिस्क इज नॉट इंश्योर्ड वेदर इट इज ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीजन टेकन बाय सीनियर ऑफिशियल। देखो आर द स्टॉक इंश्योर्ड, स्टॉक का इंश्योरेंस लिया हुआ है। अगर स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं लिया, वेदर इट इज़ ड्यू टू स्पेसिफिक डिसीजन टेकन, अगर स्टॉक का इंश्योरेंस नहीं लिया तो उसके लिए सीनियर ऑफिशियल ने ऑथराइज किया हुआ है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज़ द रिकॉर्ड मेंटेन फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज की सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो मेंटेन किए गए हैं। इज़ द रिकॉर्ड रिव्यूड पीरियडिकली, रिकॉर्ड को रिव्यू भी करना है। देखो रिकॉर्ड में चेंजेस भी हो सकते हैं फ्रॉड करके, तो ये भी रिकॉर्ड को रिव्यू करना कि पॉलिसी आखिर कब तक मेच्योर होगी। या हम बोल सकते हैं कि अगर स्टॉक का इंश्योरेंस लिया है वो कब तक वैलिड होगा। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टॉक का इंश्योरेंस तो लिया जाता है, ठीक है। इज देयर एन ऑफिशियल हु डिसाइड्स ऑन द वैल्यू फॉर विच द स्टॉक आर टू बी इंश्योर्ड। कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसाइड करता है फॉर विच द स्टॉक्स आर टू बी इंश्योर्ड। ऑफिशियल वैल्यू डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू का स्टॉक हमको इंश्योर करवाना है, ठीक है। हाई वैल्यू स्टॉक का इंश्योर करवाना है, लो वैल्यू स्टॉक, वो ऑफिशियल डिसाइड करता है। इज देयर एनी ऑफिशियल, क्या वो ऑफिशियल मौजूद है एंटिटी में। इज द एडिक्वेसी ऑफ द इंश्योरेंस, इज द एडिक्वेसी ऑफ द इंश्योरेंस कवर रिव्यूड पीरियडिकली, इंश्योरेंस कवर को रिव्यू किया जा रहा है पीरियडिकली, वो प्रॉपर है, एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। आर दी परपेचुअल स्टॉक रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स एंड स्टोर्स। देखो परपेचुअल स्टॉक रिकॉर्ड्स मतलब बुक इन्वेंटरी मैच करते हैं हम रियल स्टॉक से, बुक इन्वेंटरी वो मैच होती है रियल स्टॉक से, क्योंकि हमने रिकॉर्ड किया अच्छी तरह से। हमको परचेस किया तो परचेस का रिकॉर्ड किया, हमने सेल्स किया इन्वेंटरी तो सेल्स रिकॉर्ड किया, कट ऑफ प्रोसेस प्रॉपर लगाई है, ठीक है। तो बुक इन्वेंटरी मैच हो रही है रियल स्टॉक से।
आर दी स्टॉक रिकॉर्ड्स पीरियोडिकली रिकनसाइल विद दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? सिंपल। अभी देखो, हमको पता चला कि भाई बुक इन्वेंटरी रियल स्टॉक से मैच कर रही है, लेकिन बुक इन्वेंटरी स्टॉक रिकॉर्ड से मैच कर रही है, वो भी देखना ज़रूरी है। वेदर देयर इज अ सिस्टम ऑफ द परपेचुअल इन्वेंटरी अकाउंट। परपेचुअल इन्वेंटरी अकाउंट मतलब प्रॉपर कट ऑफ प्रोसीजर लगा के, जब मैंने माल परचेज किया, जिस डेट पे परचेज किया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एंट्री पास कर रहा हूँ। जब मैंने माल सेल किया तो मैं वो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि स्टॉक गोइंग आउट, वेदर स्टॉक इज कमिंग इन एंड इट इज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड, वेदर स्टॉक इज गोइंग आउट एंड इट इज़ प्रॉपरली रिकॉर्ड, वो देखना है। इज देयर इज अ पीरियडिकल रिपोर्ट ऑफ द शॉर्टेज और एक्सेस? हो सकता है मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन एक्चुअली में सेल्स हुआ है, सेल्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मुझे स्टॉक ज़्यादा दिखाई देगा बुक्स में, लेकिन एक्चुअली में कम है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं देखो बुक्स में स्टॉक इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली इतना स्टॉक है, ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है स्टॉक, मैं उसको सेल्स रिकॉर्ड करूँगा तो स्टॉक इतना हो जाएगा, तो रियल स्टॉक और बुक्स का स्टॉक दोनों मैच हो जाएंगे। इज देयर अ पीरियडिकल रिपोर्ट ऑफ द स्टोरेज और एक्सेस? इफ सो द डिफरेंस इज इन्वेस्टिगेटेड। आर द डिफरेंस एडजस्टेड इन द स्टॉक रिकॉर्ड जगह सेल हुआ एंड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। इज द रिटर्न अप्रूवल ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल टू एडजस्ट दिस डिफरेंसेस? मुझे डिफरेंस एडजस्ट करना है, मुझे वो सेल्स की एंट्री पास करनी है, क्योंकि मुझे स्टॉक सेल हुआ है तो सेल्स की एंट्री पास होगी, तो स्टॉक इज गोइंग आउट तो सेल्स का एंट्री पास होगा। तो उस अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए क्या ऑफिसर का ऑथोरिटी रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं स्टॉक को बुक्स में कम कर रहा हूँ क्योंकि सेल दिखाना है, तो वो कम करने के लिए मुझे ऑफिशियल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आर दी नॉर्म्स फॉर द स्टॉक लेवल्स आर टू बी हेल्ड? स्टॉक लेवल्स जो है मिनिमम 5000 क्वांटिटी मुझे रॉ मटेरियल परचेस करना है, ठीक है, मिनिमम 5000 क्वांटिटी को मुझे क्या दिखाना है, स्टॉक लेवल मेंटेन करना है, ठीक है। तो नॉर्म्स है स्टॉक लेवल के, अगर इससे कम होगा तो मैं रीऑर्डर करूँगा इन्वेंटरी का, अगर रॉ मटेरियल इससे कम होगा 5000 से तो मैं रीऑर्डर करूँगा। तो नॉर्म्स बनाए गए। फिक्स एसेट्स आर दी बजट फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रूव्ड? कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है तो उसका बजट होता है, वो अप्रूवल उसका मिला हुआ है, सेंक्शन, ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी है जो वो ऑथराइज कर रही है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट। इज द अथॉरिटी टू इंकर द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़? ठीक है, जो अथॉरिटी है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफाइड ऑफिशियल्स, ठीक है, स्पेसिफाइड ऑफिशियल, इससे अलावा कोई ऑथराइज नहीं करेगा टू इंकर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई एक प्रॉपर अथॉरिटी है वही कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी। आर द परचेजेज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू द सेम कंट्रोल्स एज एप्लीकेबल टू द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल स्टोर्स एक्सेट्रा? देखो, परचेज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और परचेज ऑफ द रेवेन्यू, मतलब देखो मैं क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल स्टोर्स ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और परचेज ऑफ द एसेट्स ये सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलग कंट्रोल होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए अलग कंट्रोल होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे क्योंकि दोनों की अथॉरिटी अलग अलग होगी। तो यही क्वेश्चन है कि आर देयर बोथ अथॉरिटीज आर द सेम, ठीक है, दे सब्जेक्ट टू द सेम कंट्रोल, सेम कंट्रोल से नहीं होंगे, तो वही पूछ रहा है कि सेम कंट्रोल है क्या। इज देयर प्रॉपर चेक टू सी दैट द अमाउंट एक्सपेंडेड डू नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑथराइज? देखो, अमाउंट ऑथराइज किया हुआ है, सीनियर अकाउंट मैनेजर ने कैशियर को ऑथराइज किया कि तू 10,000 से कम वाले के जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो तू कर लेना, ठीक है, उसका ऑथराइज दिया हुआ है। 10,000 के कम से जो एक्सपेंसेस होंगे वो तो तेरे ऑथराइज है, लेकिन 10,000 से ऊपर वाले तेरे को ऑथराइज नहीं है। तो क्या अमाउंट एक्सपेंडेड डू नॉट एक्सीड द ऑथराइज? उससे 10,000 के ऊपर वाला भी एक्सपेंसेस वो कैशियर कर लेगा विदाउट टेकिंग द ऑथोरिटी, विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द सीनियर अकाउंट मैनेजर, ठीक है। इज देयर अ प्रॉपर चेक टू सी दैट अमाउंट एक्सपेंडेड डू नॉट एक्सीड द ऑथराइज? अगर बोला गया कि भाई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के भाई आपको ऑथोरिटी दी जाती है कि भाई 20,000 का आप क्या बोल रहे हो कि 20,000 नहीं, चलो 50,000 का आप पेटी कैश करो, ऑथोराइज दिया गया 50,000 का पेटी कैश आप कर सकते हो हर महीने, लेकिन अगर उससे ज़्यादा पेटी कैश कर रही है, ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल खराब है, ये बोलते हैं वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल। ऐसा नहीं है। इज देयर अ प्रॉपर चेक टू सी दैट अमाउंट एक्सपेंडेड डू नॉट एक्सीड? अगर 50,000 का एक्सपेंसेस कर रही है तो उसको देखने के लिए कोई तो होगा, वो देखेगा भाई देखो 20,000 आपको बोले 50,000 का, लेकिन 50,000 से ऊपर नहीं करना है,
तो वो चेक करने के लिए कोई और अथॉरिटी होनी चाहिए। आर द फिक्स एसेट्स वेरीफाइड पीरियडिकली, फिक्स एसेट्स को देखो वेरीफाई करना चाहिए पीरियडिकली। फिक्स एसेट्स का परचेस होता है, सेल होता है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उसको वो फिक्स एसेट्स वेरीफाइड की जाती है पीरियडिकली। इज द रिटर्न प्रोसीजर फॉर सच वेरिफिकेशन, रिटर्न प्रोसीजर भी हो सकता है। क्या रिटर्न प्रोसीजर है फॉर सच वेरिफिकेशन? आर रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड ऑन सच वेरिफिकेशन? डू सच रिपोर्ट्स इंडिकेट द डैमेज और ऑब्सोलेट आइटम्स ऑफ द फिक्स एसेट्स? आर द डिस्क्रिपेंसी डिस्क्लोज बाय द रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेटेड? डिस्क्रिप मतलब फिक्स एसेट्स हमने वेरीफाई किया, फिक्स एसेट्स 50 लाख की है, हमने वेरीफाई किया फिक्स एसेट्स 5 करोड़ की, लेकिन एक्चुअली में फिक्स एसेट्स कितनी है? 4 करोड़ की। तो आर दी डिस्क्रिप जो 1 करोड़ का डिस्क्रिप्शन है डिस्क्लोज बाय द रिपोर्ट्स इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो 1 करोड़ का देख लिया हमने 1 करोड़ का जो डिफरेंस आ रहा था वो सेल ऑफ द फिक्स एसेट किया था, ठीक है। तो आर दी रिकॉर्ड्स इन फाइनेंशियल करेक्टेड विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, 1 करोड़ का एंट्री पास करना है, फिक्स एसेट का सेल किया है, तो वो रिकॉर्ड है वो मैंने करेक्ट किया बराबर विद द परमिशन ऑफ द अप्रूवल अथॉरिटी, ठीक है। मैंने एंट्री पास की सेल ऑफ द फिक्स एसेट्स, लेकिन उसका एंट्री पास करने से मैंने अप्रूवल अथॉरिटी का मैं क्या करूँगा? परमिशन लूँगा, ठीक है। द internal control question is usually issued to the client and the client is requested to get it filled by the concerned executive, बराबर है, and employees by giving replies yes, no, not applicable along with the explanatory notes if any, ठीक है। अभी हम ये पूरा देख लिया हमने इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है भाई? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किस चीज़ का? कि भाई देखो पहले फैक्ट्री क्या करती है? फैक्ट्री में से पता चलता है कि भाई मुझे प्रोडक्शन करना है तो कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो फैक्ट्री वाला किसको बोलेगा? वेयरहाउस को। वेयरहाउस वाला किसको बोलेगा कि भाई मुझे इतने क्वांटिटी और अमाउंट का माल चाहिए, किसको बोलेगा? वेयरहाउस बोलेगा परचेज डिपार्टमेंट, और परचेज डिपार्टमेंट में जो परचेज मैनेजर है वो सप्लायर को कोटेशन मंगवा के वो माल विद द अप्रूवल ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स वो माल को ऑर्डर करेगा। परचेज ऑर्डर, पहले परचेज रिक्विजिशन मिलेगा, इंटरनल परमिशन, फिर परचेज ऑर्डर देगा परचेज मैनेजर किसको? सप्लायर को, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। तो ये पूरा एक डायग्राम है, पूरा एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि पहले फैक्ट्री वेयरहाउस को बोलेगी, वेयरहाउस परचेज डिपार्टमेंट इंटरनल परमिशन लेगा, परचेज रिक्विजिशन लेगा, उसके बाद परचेज ऑर्डर करेगा सप्लायर को। तो ये क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, सेल्स डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द कंपनी सिस्टम ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, इसको हम बोलेंगे फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट इज कंसर्न टू बी मोस्ट कंसाइज वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऑडिटर का रिव्यू हमको पता चलता है इस फ्लो चार्ट से। ऑडिटर ने देखा है, फ्लो चार्ट बनाया, पता चला कि भाई कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, एक एक कंट्रोल पॉइंट ऐसे काम करते हैं कंपनी में, ठीक है। इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम एंड द फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शंस, फ्लो ऑफ द ट्रांजेक्शन हमको पता चलता है, एंड इंटीग्रेशन एंड द डॉक्यूमेंटेशन कैन बी इजीली स्पॉटेड एंड इंप्रूवमेंट्स कैन बी। देखो हम फ्लो चार्ट देखेंगे, कंट्रोल सिस्टम देखेंगे, वेरियस कंट्रोल पॉइंट्स देखेंगे, हमको पता चलेगा किस कंट्रोल पॉइंट्स में इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए या वीकनेसेस हैं तो किसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और तो ऑडिटर उसके लिए सजेशन देगा, इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन देगा। इट ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू स्टडी द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द पर्सन, ठीक है। नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू स्टडी द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय कंसर्न। जो कंपनी कैसे अपना प्रोसीजर्स से काम करती है, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, उसको समझने के लिए स्टडी करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द कंसर्न। तो नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म कर रही है, वेरियस चैनल्स ऑफ द गुड्स एंड द मटेरियल्स एज वेल एज कैश, गुड्स कैसे रॉ मटेरियल हम ऑर्डर करते हैं, कैसे उसको सेल किया जाता है, परचेज सेल्स का प्रोसीजर्स, कैश का इनवर्ड आउटवर्ड बैंक रिकन्सिलेशंस, ठीक है। एंटर प्रोसेस हम देखेंगे कैसे, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये फ्लो चार्ट से हमको पता चलता है कि भाई कंपनी की एक्टिविटीज़ ऐसे परफॉर्म करती है, उसके सिस्टम्स और प्रोसीजर ऐसे। तो दिस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द एंड इवैल्यूएट द इंटरनल कंट्रोल इन द करेक्ट पर्सपेक्टिव। उसको एवेल्यूएशन कर पाएगा कि भाई कंट्रोल्स एक्चुअली में परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो पहले मैंने आपको दिखाया था ना, अभी फैक्ट्री से माल वेयर हाउस में जाता है, मतलब फैक्ट्री वाला पहले वेयर हाउस को बोलता है, वेयर हाउस वाला परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर करेगा, परचेज डिपार्टमेंट कोटेशंस मंगवा के सप्लायर 1 2 3 उसे
कोटेशन मंगवाया, कोटेशन 1 2 3, उसमें से जो कम दाम वाला होगा, जो ज़्यादा क्वालिटी देगा, वो परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर करेगा रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। सप्लायर्स बिल होता है, अभी जो सप्लायर्स, ये जो कोटेशन अप्रूव होगा उस क्वांटिटी का माल आएगा, सप्लाई करेगा सप्लायर, तो उसका बिल सीधा किसको जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बाद में उसका पेमेंट करेगा और बाद में उसका एवेल्यूशन करेगा, मतलब क्या बोलेंगे, उसका एंट्रीज पास करेगा अपनी बुक्स में, ठीक है। उसको पेमेंट वगैरह करेगा, एंट्री पास करेगा बुक्स में रेगुलरली। तो ये मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ अभी।